हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के 50 एमसीक्यूज जो कि हमारे एलटी, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको लगभग 50 क्वेश्चन हमने जो है विद शॉर्टकट हमने जो है 50 एमसीक्यूज हमने आपको बताया था। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो हमारा सेकंड पार्ट है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का। यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन कवर किए हैं लगभग 51 से लेकर के आपके 100 क्वेश्चन है, लगभग 50, इसमें मतलब 50 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं। और इस चैप्टर का क्या है, हम जो है यहाँ पर जितने भी 50 क्वेश्चंस हैं उनके शॉर्टकट यूज करेंगे, क्योंकि जो प्रोसेस होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो लेंदी प्रोसेस होता है। अगर हम शॉर्टकट का यूज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन 1 मिनट या 2 मिनट से ज्यादा ले लेगा, और पेपर में जो हमारे पास टाइम होता है एक क्वेश्चन के लिए लगभग हमारे पास अगर देखा जाए तो 40 सेकंड से ज्यादा समय नहीं होता हमारे पास, और इससे भी कम हो जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब आप क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने में कुछ समय लेता है, उसके बाद आप टिक लगाते हो, टिक लगाने के बाद आप ओएमआर पे आप जाकर के फिल करते हो, तो इतने में जो टाइम लगता है 10-5 सेकंड तो इसमें ही लग जाता है कि क्वेश्चन हमारा पहले का कौन सा सही है, चौथा। फिर ओएमआर पे जाते हो, ओएमआर का पहला क्वेश्चन आप सेलेक्ट करते हो, तो इतने में ही 5-7 सेकंड जो है आपके बर्बाद हो जाते हैं। तो क्वेश्चन घूम फिर के जो है आपका जो समय दिया होता है जिसको हम बोलते हैं 1 मिनट से भी कम, उसमें से भी आप 10-15 सेकंड कम कर दिए तो 30 से 40 सेकंड हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए बचता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार से हम जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप इनको देखिए और लगाइए, और क्या कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है उसको भी समझिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट कैन बी said about the solution of the following system of linear equation। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, और इसमें बोला गया है कि ये जो हमारे पास 3 इक्वेशन दे रखे हुए हैं यहाँ पे देखिएगा, ये पहला, ये दूसरा और ये हमारे पास तीसरा, 3 क्वेश्चन दे रखे हुए, 3 इक्वेशन दे रखे हुए हैं, और हमारे पास चर भी हमारे पास 3 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताया गया, इसमें ऑप्शन दिया है कि इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है देखिए इट हैज यूनिक सोल्यूशन, और लिखा है जीरो सोल्यूशन। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अगला ऑप्शन है इट हैज नो सोल्यूशन, और फिर दिया है नन ऑफ दिस। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ये जो इसका सोल्यूशन है यहाँ पे, इसके 3 केसेस हैं। पहला केस क्या है, या तो इसका यूनिक हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा केस ये है, या तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और तीसरा केस है इसका नो सॉल्यूशन। तीसरा केस है इसका नो सॉल्यूशन का। तो आप यहाँ ये समझिए कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल में जो दे रखा हुआ है, अगर इसके सॉल्यूशन की हम बात करें तो ये पहला हमारे दिमाग में आता है कि हो सकता है इसका यूनिक सॉल्यूशन हो, दूसरा आता है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो, और इसका अगला कॉन्सेप्ट ये है कि नो सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट हो। यहाँ पर हमारे पास ये दे रखा हुआ है। ठीक है, तो अब आपको कैसे चेक करना है कि इनमें से कौन सा तरीका होगा। देखिए, अगर बीएससी पैटर्न पे जाएंगे तो वहां पर जो इसका कॉन्सेप्ट होता है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से हम लोग निकालते हैं, है ना। तो वो हम कॉन्सेप्ट नहीं यूज करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, उसमें टाइम भी लगेगा, और ज्यादातर वो लोगों को याद भी नहीं होता है कि किस प्रकार से मेथड वो अप्लाई करें। ठीक है, तो इसका हम दूसरा तरीका देखते हैं, उसका शॉर्टकट देखते हैं कि क्या हम यहाँ अप्लाई करें और इसका आंसर हमारा आ जाए। तो ठीक है, समझते हैं कि एक चीज करके देखते हैं। सबसे पहले लिखा है इसमें नन ऑफ दिस। ठीक है, यहां देखिए लिखा है नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, इट हैज यूनिक नॉन जीरो सोल्यूशन। इसका मतलब है यूनिक नॉन जीरो का मतलब हो गया कि एक हल होगा और उसके सारे एलिमेंट मतलब सारे उसके अवयव जो है यहाँ पर दिया है वेरिएबल एक्स वाई जेड, वो जीरो नहीं होने चाहिए, ये इसका मतलब हो गया। तो 3 ही पॉसिबिलिटी थी, इन तीनों पॉसिबिलिटी में एक तो 100% होगा। तो ये जो डी ऑप्शन लिखा नन ऑफ दिस या नन ऑफ अबव, ये ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ए बी सी में ही कोई ना कोई एक पॉसिबिलिटी है हमारे पास। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, क्लियर है। आगे देखिए, हम बात करते हैं इसके यूनिक सोल्यूशन की।
एक बात बताइए, अगर ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर यूनिक सोल्यूशन अगर देगा तो इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा? समझने की जरूरत है, नॉन जीरो के बराबर होगा। यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो यहां से बनती है उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो के बराबर होना चाहिए। तो हम इसको हम एक बार में चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है क्या? देखिए 1 1 2, यहाँ से 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 3, इसके बाद 1 माइनस 1 माइनस 1, यहाँ 1 माइनस 1 माइनस 1। इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे, इसका चेक करेंगे, देखिए क्या आंसर आता है। तो यहाँ लिखा है 1 1 2, इसको आप माइनस कर दिए 2 से गुणा करके तो ये 0 हो जाएगा। 2 से इसको गुणा करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। ये हो गया 2 दूनी 4 हो गया, ये माइनस से आ गया। इसको डायरेक्ट माइनस कर दीजिए R1 को R3 में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा, इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये -5 आ जाएगा। इसको देखिए यहाँ से इसका डिटरमिनेंट निकालिए। देखिए यहाँ से 5 दिया 15 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 2, ये हो जाएगा 13, नॉट इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, एक बात ही क्लियर हो गई कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा है, इंटर का ये टॉपिक है AX बराबर B। X बराबर होता है इसका सोल्यूशन A इनवर्स B और ये होता है यूनिक सोल्यूशन। क्या होता है? यूनिक सोल्यूशन, यानी एक हल होता है। और ये कब होता है? जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू क्या हो? 0। ठीक है, तो अब हमारे पास रिजल्ट आ गया डिटरमिनेंट A डज नॉट इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट इसका आंसर हम जो लोग यहाँ जो टिक करने वाले हैं वो सीधे A ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका था, ना हमने BSc का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लगाया, सिर्फ हमने अपना बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया है कि इन तीनों में से अगर मान लीजिए किसी को क्वेश्चन नहीं भी आता है लगाना, अगर पेपर में तुक्का भी लगाना है तो D ऑप्शन में नहीं लगाएंगे, 3 में से कोई ना कोई एक ऑप्शन में लगाएंगे। ठीक है, यहां पर तो अच्छा एक चीज और आप ध्यान दीजिए, अगर ये डिटरमिनेंट 0 हो जाता, डिटरमिनेंट मान लीजिए सपोज करिए डिटरमिनेंट 0 हो जाता, तो एक कॉन्सेप्ट और हो जाता, हम A ऑप्शन को सीधे सीधे इसको काट देते। क्योंकि अगर डिटरमिनेंट A 0 हो गया तो X का मतलब ये हो गया कि यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो नो सोल्यूशन कॉन्सेप्ट है या तो इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन कॉन्सेप्ट है। तो उसका तरीका ये होता है कि इन तीनों में Z बराबर 0 पुट कर दो। क्या करो? Z बराबर 0 पुट कर दो। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा समीकरण बनेगा x प्लस वाई, यहाँ से क्या बचेगा? x प्लस वाई बराबर 4 और यहाँ से बचेगा 2x माइनस वाई बराबर 6 और यहाँ से बचेगा x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, क्या करेंगे? Z बराबर हमने 0 पुट कर लिया। अब हमारे पास 3 समीकरण आ गए हैं। इन 3 समीकरण में कोई भी 2 समीकरण लेकर के हल कर लीजिए। जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम इन दोनों को हल करते हैं, इन दोनों को हल कर लेंगे, एक x की वैल्यू आएगी और एक y की वैल्यू आएगी। इन दोनों की वैल्यू हम तीसरे में रख देंगे, सेटिस्फाई कर जाता है तो इसका सोल्यूशन इनफाइनाइटली सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। अदरवाइज अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तीसरे समीकरण को तो इसके नो सोल्यूशन पे हम टिक मार देंगे। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, है ना। यहाँ पर ना हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का कोई कॉन्सेप्ट लगाया, सिर्फ अपना बेसिक कॉन्सेप्ट था जो इंटर लेवल पे था कि AX बराबर B, उसी कॉन्सेप्ट का हमने इस्तेमाल किया। और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है उसके जो सोल्यूशन है वो यहाँ पर 3 में से कोई ना कोई एक होगा, या तो यूनिक सोल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन या नो सोल्यूशन। 3 में से कोई ना कोई होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हो। साथ में AX बराबर B, X बराबर A इनवर्स B कब होता है? जब A डिटरमिनेंट ऑफ A डज नॉट इक्वल टू 0 यूनिक सोल्यूशन होता है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमने इस पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाला। देखिए यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर जो हमने सोल्यूशन निकाला इसका, ये थोड़ा सा समय ले लिया, लेकिन ये तो हम तो लगा देंगे 1 मिनट के अंदर लगा देंगे, लेकिन आपको समझाना था, इसलिए सारी चीजें हमने यहाँ पर आपको समझाई किस तरह से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यानी 51 क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 52 क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, A बराबर AIJ 2/2। हमारे पास जो मैट्रिक्स दे रखी हुई है वो 2/2 की दे रखी हुई है। AIJ यानी इसके जो एलिमेंट है वो इस प्रकार से परिभाषित है, तो हमें A इनवर्स निकालना है। तो A इनवर्स निकालने के लिए आपको इतना याद रखना है कि जो 2/2 मैट्रिक्स है हमारी, वो उसका इनवर्स डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, उसका एडजॉइंट कैसे डायरेक्ट निकालेंगे, डिटरमिनेंट भी कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास A पता होना चाहिए। A क्या है हमारे पास? देखिए A हमारे पास A11
A12 A21 और ये हो जाएगा A22, ठीक है, ये हो जाएगा A21, ठीक है। ये हमारे पास 2x2 की एक हमारे पास मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। इस चीज को हम बहुत फास्ट करते हैं लेकिन हम समझा रहे हैं इसलिए यहाँ पर ऐसा किया जा रहा है। एक बात बताइए, i डज नॉट इक्वल टू j के लिए i प्लस j है। देखिए यहाँ पर ये i है और ये j है। देखिए यहाँ पर i और j के बराबर है, यहाँ भी i की j के बराबर है। यही दोनों ऐसे हैं जहां i डज नॉट इक्वल टू क्या है, j है। तो इस केस में i प्लस j हो जाएगा। इसका मतलब है इन दोनों का जोड़ यहाँ 3 हो गया और इन दोनों का जोड़ यहाँ 3 हो गया। ये कर दिया। अब यहाँ पर लिखा है नहीं, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा, अगर i बराबर j है तो लिखा है आई स्क्वायर माइनस 2j, यानी पहले वाले का स्क्वायर कर देंगे और दूसरे वाले को दुगुना करके उसमें माइनस कर देंगे। तो यहाँ से a11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, इसका दुगुना कर देंगे तो ये -1 आ जाएगा। तो यहाँ हम -1 पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, वही चीज पहले वाले का स्क्वायर कर दिया, देखिए यहाँ 4 कर दिया, इसका दुगुना कर दीजिए 4, ये क्या आ गया 0। तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा एलिमेंट, ठीक है, ये हमारे पास 0 आ जाएगा। ये हमारे पास a आ गया, ठीक है। इतना लिखने के लिए देखिए ये जो मैंने समझाया है ये थोड़ा समय लगा है, लेकिन अगर आप चाहो तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू यूज कर सकते हो। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे a बराबर आप यहाँ पर लिखो, सीधे a बराबर लिखो, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। ये दोनों बराबर होते, बराबर नहीं होते हैं, तो बराबर नहीं होते तो यहाँ i प्लस j, यानी यहाँ पर आप देखिए i डज नॉट इक्वल टू j, तो यहाँ होता है i12 ये 21, तो 1 to 21 करेंगे तो यहाँ से 3 यहाँ से आ जाएगा, है ना, और 3 यहाँ से आ जाएगा। और नॉट इक्वल टू j के लिए है तो हम ये कॉन्सेप्ट लगा करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट हम नोट कर सकते हैं, लेकिन समझना था इसलिए हमने यहाँ पर a बराबर ये कैसे आया दिखाया। अब ठीक है, इतना आ गया। अब इसका इनवर्स निकालने का जो सूत्र होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a, ठीक, इतना आ गया। अब यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, इसका गुणा इससे कर देंगे, इसका गुणा इससे कर देंगे, तो ये माइनस का 9 आ जाएगा, तो 1/-9 हो गया। इसका एडजॉइंट निकालने के डायरेक्ट ट्रिक होती है, जो डायगोनल के एलिमेंट है आप उसमें इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये 0 ऊपर हो गया और -1 नीचे हो गया, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसको आप माइनस से गुणा कर दीजिए, तो यह -3 यहाँ -3, तो यहाँ -3 हो गया और ये -3 यहाँ हो गया, ठीक है। ए इनवर्स निकल आया। अब ऑप्शन मैच करा लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन मैच करा लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0 1 2, यहाँ पर देखिए तीनों ऑप्शन में 1/9 लटका हुआ, तो माइनस को अंदर भेजा गया होगा, तो 1/9 बाहर कर दीजिए और माइनस को अंदर भेजे, 0 3 3 और ये 1। देख लीजिए इसमें कौन सा आंसर मैच कर रहा है, यही एक ऑप्शन है हमारे पास जो मैच कर रहा है, सी ऑप्शन 1/9 और डिटर्मिनेंट सॉरी अवयव में क्या दे रखा है 0 3 3 1, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो कैसे निकाला गया, इसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। पहले हम लोगों ने ए निकाल लिया, उसका इनवर्स का डायरेक्ट सूत्र होता है एडजॉइंट निकालने का, डिटरमिनेंट निकालने का, ये कर लिया। अगर आप इसको ओरली करेंगे तो बहुत ही कम समय लगेगा, 1 मिनट के अंदर में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए एक 2/2 का क्या है अवयव इस प्रकार है, अनुरेख ए बराबर 6 लिखा हुआ है और डिटरमिनेंट ए बराबर क्या लिखा है 12, ठीक है। यानी ट्रेस ऑफ ए बराबर क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है और डिटरमिनेंट ए किसके बराबर दे रखा हुआ है, वो 12 के बराबर दे रखा हुआ है। तो यहाँ लिखा है अनुरेख, क्या करना है, अनुरेख निकालना है किसका, ए इनवर्स का। तो इसका जो अनुरेख होता है वो यहाँ होता है ट्रेस ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ। इस सूत्र को याद रखना है, इस सूत्र को अगर याद रखोगे तो ये क्वेश्चन हमारे हिसाब से बहुत से ज्यादा, ये पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा क्योंकि ट्रेस ए को डिटर्मिनेंट ए से भाग कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ट्रेस ए लिखा है 6 और डिटर्मिनेंट से भाग कर देंगे तो सीधे 1/2 आंसर आ जाएगा। हम टिक मार करके चले जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन समझना है तो क्या सूत्र होता है ये आपको समझना है, हमको तो पता है। अगर आपको पता तो आप डायरेक्ट लगा लीजिए, नहीं पता तो सूत्र को नोट कर लीजिए। एंड्रेक ए इनवर्स का कैसे निकालते हैं, ये 2/2 के लिए है, ठीक है। ये हमारे पास 2/2 जो भी हमारे पास अवयव होंगे तो उसके लिए सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ए इनवर्स का जो ट्रेस है वो कैसे किया गया है, ट्रेस ऑफ ए कर दिया गया है और डिटर्मिनेंट को ए से भाग कर दिया गया, बस इतना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये सूत्र हो जाएगा, ट्रेस हमारे पास 6 दिया हुआ है और डिटर्मिनेंट ए बराबर दिया है 12, तो काट देंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, थीटा बराबर 0
से π/2, यानी कि 0 से 90 के बीच में कोण थीटा है, वह मान ज्ञात कीजिए जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इस समीकरण को हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा सब कुछ दिख रहा है, बहुत आसानी से दिख रहा है, तो कुछ नहीं करना है। अगर हम C2 को C1 में जोड़ दें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ देंगे तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो भी हमारा 1 हो जाएगा। तो एक तो हमारे को दिमाग में यह आ रहा है कि हम जो है पहली कॉलम को दूसरी कॉलम में अगर ऐड कर दें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है। डायरेक्ट आपको लिखना है, ये मन में सोचने के बाद आप ये ऑपरेशन नोट नहीं करोगे, डायरेक्ट लिखोगे। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 1 ये हो गया 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 1 और ये 1 ही हो गया 2, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 1 हो गया। एक लाइन में आपको डायरेक्ट आंसर नोट कर देना। ठीक है, जो भी ऑपरेशन आए। अगला क्या है, अगला लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, और बाकी जो नोट था वो नोट कर दीजिए। यहाँ लिखा है 4 साइन 4 थीटा, ये है 4 साइन 4 थीटा, यहाँ है 1 प्लस 4 साइन 4 थीटा, ये और बराबर में 0 लिखा हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या कंसेप्ट लगाएंगे, देखिए ध्यान से देखिए, अगर हम इसको इसमें माइनस कर दें, R1 को R2 माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। और हमको ये और क्या चाहिए, किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको क्या कर लो, 0 बना लो, तो उसको हल करना आसान हो जाता है। तो एक लाइन हमने ये डायरेक्ट किया, दूसरे स्टेप पे आएंगे तो दूसरा स्टेप देखिए मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ। दूसरा स्टेप क्या कर रहे हैं, हम बदलने वाले हैं R2 को। R2 को कैसे बदलेंगे, R2 में R1 को घटा करके, देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ऑपरेशन, तो ये हमारा ऑपरेशन आ जाएगा। इसको अगर हम माइनस कर दें तो ये पहली रो तो सेम रख दीजिए 2, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो गया 4 साइन 4 थीटा। तो इसको माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, और जैसे इसको माइनस करेंगे हमारे पास ये 1 आ जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक ऑपरेशन में और लगाने जा रहा हूँ, R1 को R3 में भी माइनस कर दे रहा हूँ। R1 को यानी R3 में चेंज करने जा रहा हूँ। ठीक है, R3 को R3 में R1 भी माइनस कर दे रहा हूँ। ये देखिए ये सब बहुत तेजी से किया जाता है, लिख रहे हैं, लिखने में समय लग रहा है, समझाने में समय लग रहा है, नहीं तो बहुत तेजी से ऑपरेशन किया जाता है, उरेली हो जाते हैं सब। इनको माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, और इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना बराबर 0 कर दिया। अब आपको देखिए यहाँ से ज्यादा एलिमेंट 0 मिल गए हैं, तो करना कुछ नहीं है, आप इसके अबाउट ओपन कर दीजिए R2 के अबाउट, तो ये प्लस माइनस प्लस बचता है 1, और 1 से होकर डिटरमिनेंट अगर इसको हटा देंगे तो ये 2 हो गया, और ये प्लस का 4 साइन 4 थीटा बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। इतना समझ में आ गया। अब इसको करने के लिए कुछ नहीं करना, बराबर हल कर लीजिए, तो साइन 4 थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2। अब इसकी वैल्यू किसकी होती है, अब आपको पता, माइनस एडजस्ट करने के लिए पहले यहाँ लिखना पड़ेगा साइन π/, यानी किसका मान होता है, 30 अंश का होता है, तो π/, यहाँ से क्या हो जाएगा π/3, और माइनस को एडजस्ट करने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा साइन π प्लस π/3। ठीक है, π/3, सॉरी यहाँ पे π/3 π/6 होगा यहाँ पे। ठीक है, π/6 कर देंगे, 30 अंश का होता है। तो यहाँ से जो हमारे पास आएगा रिजल्ट उसको नोट कर लीजिए, यहाँ से लिखेंगे साइन 4 थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन, ये हो जाएगा साइन 7 π/6। यहाँ से तुलना कर लीजिए तो देखिए क्या आता है हमारे पास। इसके बाद यहाँ से हमारे पास जो आएगा ये 4 थीटा बराबर हो जाएगा 7 π/6। तो थीटा बराबर यहाँ से कर देंगे 7 π/, ये 4 भेज दें, 4 से 24। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कौन सा आंसर मैच कर रहा है, 7 π/24। देखिए हमारा ये आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, ये इतना समझाने में समय लगा, आपको समझ में आ रहा था, इसको जोड़ देते, डायरेक्ट उतार देते, इसको इसमें माइनस कर देते, फिर इसको इसमें माइनस कर डायरेक्ट कर देते, ओपन कर देते, ओपन करने के बाद बराबर 0 करके थीटा निकाल लेना था, तो हमारा आंसर क्या हो जाता। ये पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया, तो पीजीटी का एक लेवल होता है, लेकिन लेवल में देखा जाए तो बहुत बड़ा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगा हुआ है कि आपको ये समझ में ना आया हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
55 क्वेश्चन, ठीक है। इसको पढ़िए जरा, क्या लिखा हुआ है। ए बराबर लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। ये 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं। 4 ऑप्शन में कैसे आप पकड़ोगे, शुरुआत कहां से करोगे। अगर आपको सममित, देखिए इसमें 4 ऑप्शन क्या है, सममित और लिखा है, और प्रतिसम्मित या स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल और सिंगुलर। इन चारों की प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को लगाने में आपका काफी समय बर्बाद होगा। अगर आपको बेसिक पता है तो हमको लगता है पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। पहले आप एक बात बताइए, सबकी प्रॉपर्टी में बात करता हूं। सबसे पहले आप बताइए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए आंसर तो इसका हो गया, ऑप्शन तो इसका मुझे देख के पता चल रहा है इसका ऑर्थोगोनल होगा, लेकिन कैसे होगा ये हम आपको समझाते हैं, कैसे आप सोचोगे। यहां लिखा है सममित आव्यूह। सममित आव्यूह किसे कहते हैं, ए डैश बराबर है, ये क्लियर है। यानी कि किसी भी आव्यूह के अगर हम परिवर्त आव्यूह निकाले तो उसमें कोई चेंजेस ना हो तो वो सममित आव्यूह कहलाता है। इतने से काम नहीं चलने वाला है। अगर आपको ये नहीं पता है कि डायगोनल के जो ऊपर एलिमेंट होते हैं और नीचे होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, तो यहाँ पर एक बात बताइए, यहाँ क्या लिखा है कॉस थीटा और यहाँ क्या लिखा है माइनस कॉस थीटा। क्या ये दोनों बराबर है, क्योंकि सममित की परिभाषा ये होती है कि ए डैश बराबर है, तो हम यहाँ लिखकर थोड़ी करेंगे, लिखने में तो जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे ए फिर ए डैश लिखेंगे फिर बराबर करेंगे, देखेंगे, ये तो बेवकूफी हो गई। करना ये है कि ऊपर के अवयव नीचे के अवयव होते हैं बराबर। यहाँ कॉस थीटा लिखा है, यहाँ माइनस साइन थीटा लिखा है, एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव है, तो इसका मतलब ये है हमारा पहला ऑप्शन सीधे सीधे बाहर हो जाता है हमारे ऑप्शन से, चॉइस से, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या लिखा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की परिभाषा बिल्कुल ऊपर के जैसी होती है, बस अंतर इतना है कि ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी भी प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है वो ए डैश बराबर माइनस से होता है, लेकिन इसकी भी एक पहचान है, देख करके कैसे पता करेंगे कि जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं यानी प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वो सारे जीरो होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। वो कोई भी केस हो, सारे अवयव उसके क्या होते हैं, डायगोनल के जीरो होते हैं। तो यहाँ पे जीरो भी नहीं दिख रहा है, तो हमारा ये भी ऑप्शन क्या हो जाता है, सीधे हमारे चॉइस से बाहर हो जाता है। अब आ जाइए ऑर्थोगोनल छोड़ दीजिए, यहाँ लिखा सिंगुलर लिखा है, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए। और यह नॉन सिंगुलर कब होगा, जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इसका एक देखिए निकालने की जरूरत है, जिसका डिटर्मिनेंट निकालिए, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 1 है ना। तो 1 आ रहा है, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स भी नहीं होगी हमारी, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो जाता है। बचा ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है। तो देखिए हमने इसको ये नहीं किया कि सब चेक करेंगे, ये कर लिया हमने कि ये कौन कौन नहीं होगा। एक देखिए ऑप्शन को चॉइस करने का एक तरीका होता है, एक तरीका होता है तो हम सही ऑप्शन चुन लें, और एक तरीका होता है कि हम वो ऑप्शन ढूंढ लें कि जो नहीं होंगे। इससे क्या होता है कि अपना जो बचा हुआ हमारा आंसर है वो अपने आप निकल के आ गया। देखिए यहाँ पर कैसे हमने आपको समझाया यहाँ पे, ठीक है। सी और ऑर्थोगोनल की जो परिभाषा होती है, ए डैश बराबर क्या होता है, यहाँ पे आई क्या होता है। और ऑर्थोगोनल की परिभाषा ये भी होती है, उसका डिटर्मिनेंट जो होता है प्लस माइनस 1 के बराबर होता है। तो एक यहाँ पर ये भी वेरिफिकेशन दे रहा है, इसका डिटर्मिनेंट 1 है, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान तरीका था, इसमें हमको नहीं लगता आपको ना समझ में आया हो किस तरह से हमने आंसर इसको यहाँ पे चॉइस किया है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए अभी जस्ट हमने जो क्वेश्चन बताया है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की परिभाषा होती है ए डैश बराबर ए डैश बराबर होता है ए। अब हम यहां से कैसे चॉइस करेंगे, यहां पर हम कैसे चॉइस करेंगे कि ये x और y कैसे निकलेगा। हमने अभी पीछे जस्ट क्वेश्चन बताया है अभी हमने आपको कि जो डायगोनल होता है इसके ऊपर जो एलिमेंट होते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। यानी जो एलिमेंट यहाँ होगा वही वाला ये वाला होगा, और जो यहाँ होगा वही ये होगा। देखिए यहाँ पर तो ऑलरेडी बराबर दे रखा हुआ है, और जो ये एलिमेंट होगा और ये एलिमेंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, ठीक है। तो यहाँ ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं, यहां से इसको बराबर करेंगे
तो डायरेक्ट बताइए। देखिए यहाँ नोट करने की जरूरत नहीं, समय बचाइए, पेपर में जितना समय बचेगा उतना ही आपके लिए अगले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समय बचेगा। तो इसको हल करेंगे तो x उधर जाएगा, 2x हो गया, और 3 आ गया, -2 हो गया, 1 - 3 हो गया, -2, 2x बराबर -2, x बराबर -1, ये लिख दिया -1। इसको हल करेंगे तो y यहाँ बराबर कर दीजिए, y उधर हो गया 2y, 1 इधर आ गया 4, तो 4 बराबर 2y, y बराबर 2। इसमें रख दीजिए तो 1 रखेंगे तो ये -3 और 2 रखेंगे तो +2, और ये आंसर दे रहा है हमारा -1। ए आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, 5 से 10 सेकंड लेने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए अभी जब जस्ट हमने जो पीछे प्रॉपर्टी बताई थी उसी प्रॉपर्टी का दोबारा इस क्वेश्चन में यूज हुआ है, और ये क्वेश्चन पूछा गया टीजीटी परीक्षा 2016 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आसान ट्रिक थी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये सेम क्वेश्चन है, ये उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे अभी हमने शुरुआत में पहला क्वेश्चन शायद बताया था हमने आपको। ये लिखा है सिस्टम, ये समीकरण निकाय है, 3 दिए हैं समीकरण, इसका हल देखना है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास सेम, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, नन ऑफ दिस। तो सेम कॉन्सेप्ट पहले क्वेश्चन का जो था, ये नहीं हो सकता, हमारा डी ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास 3 ही पॉसिबिलिटी है, या तो नो सोल्यूशन, या तो यूनिक सोल्यूशन, या तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो डी ऑप्शन क्या कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन को हटाओ यहाँ से। तो डी ऑप्शन हमने यहाँ से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब हमारे पास बचते हैं 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में हमने आपको ट्रिक बताई है, एक तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ तो आप सीधे किस पर टिक कर दोगे, बी पर टिक कर दोगे, यूनिक सोल्यूशन पे। अगर 0 हो गया तो z बराबर 0 पुट करोगे, 2 को हल करोगे, तीसरे को सेटिस्फाई कर दोगे, तो ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब यूनिक नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है यूनिक नहीं होगा तो या तो 2 ही पॉसिबिलिटी होंगी, या तो नो सोल्यूशन होगा, या तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। तो एक सोल्यूशन अगर इसका निकाल लेते हैं, सेटिस्फाई कर जाता है, तो इनफाइनाइटली मेनी पे लगा देंगे। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम ए पर लगा देंगे, नो सोल्यूशन पे। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, देखते क्या आता है इसका। ठीक है, देखिए इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं यहाँ से, 1 2 3 2 1 3, यहां से हो जाएगा 1 1 2। ठीक है, इसको आप देखिए, इसको हल करिए तो यहां पर देखिए 1 2 3, इसको 2 से गुणा करके घटा दीजिए, 0 2 दूनी 4, या माइनस का 3 हो गया, 2 3 6, माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको इसमें डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, 0, ये हो गया -1, इसको माइनस करेंगे तो ये -1। ठीक है, तो ये पहली रो के अबाउट खोल, ये देखिए पहली कॉलम के अबाउट खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 3, ये क्या हो गया 0। क्या हो गया 0 हो गया। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट बराबर 0 आ गया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा खत्म हो गया यहाँ पर, यूनिक का। ठीक है, अगर आपके पास पेपर में नहीं समय बचता है तो आप तुक्का मार के आओगे, या तो ए पर या तो सी पर। ठीक है, समय नहीं बचता है तो, लेकिन समय है तो हम इसको चेक कर लेंगे। यह डिटरमिनेंट निकालने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसको निकाल करके चेक कर लिया तो हमारा आंसर इसमें यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। अब हमारे पास बचा है तो नो सोल्यूशन, या तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो हमने आपको ट्रिक बताई थी, z बराबर 0 पुट कर दो। तो z बराबर यहाँ 0 पुट करोगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, x प्लस 2y बराबर 1, x प्लस वाई बराबर 2, और यहां से क्या आएगा x प्लस वाई बराबर 3। ठीक है, इसको देखो यहां पे क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर z। खत्म हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन यहीं से खत्म हो गया। दो संख्याओं का जोड़ एक बार 2 है और दो संख्याओं का जोड़ एक बार 3 है, संभव है? इट इज इम्पॉसिबल। सेम संख्याओं का जोड़ 2 बार अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब है इसका कोई हल नहीं निकल सकता है। जब इसका हल नहीं निकल सकता है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा नो सोल्यूशन। बताइए हमने कहां पर आगमेंटेड मैट्रिक्स लगाई, सीधे इसका शॉर्टकट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, हमने बनाया बैठ करके किस तरह से इस क्वेश्चन को जो है अपने अदर मेथड से कैसे हम इसको हल करेंगे। नहीं तो इसका आगमेंटेड मैट्रिक्स निकालिए, फिर रैंक ए देखिए, रैंक ए भी देखिए, आगमेंटेड मैट्रिक्स देखिए, उससे निकालेंगे तो वो समय ले लेगा। ये तरीका बहुत आसान तरीका है, इससे हमारा आंसर आ जाता है। कभी कभी डायरेक्ट उसी से ही निकल आता है, यही अगर नॉन जीरो आ जाता तो सीधे टिक मार देते हैं, है ना। एक ही लाइन पे आप बताइए डिटरमिनेंट निकालने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ए बी का गुणा बराबर बी है और बी ए का गुणा बराबर ए है। यानी कि
इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे इसको देखते हैं। हमारे पास दे रखा हुआ है, देखिए हमारे पास दे रखा हुआ है ए और क्या है हमारे पास, ए बी बराबर है बी और बी ए बराबर दे रखा हुआ है हमारे पास ए। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर। देखिए यहाँ पर हमारे पास बी बराबर समथिंग है और ए बराबर समथिंग है, तो क्यों ना हम इसको तोड़ लें दो भागों में, ए इंटू ए और बी इंटू बी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको पता है ए बराबर क्या लिखा है, बी है, तो हम यहाँ पर बी ए नोट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास बी ए हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह पर हमने रिप्लेस कर दिया और प्लस का बी, यहाँ पर इस बी की जगह क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे। ठीक है, अब करने का तरीका देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हम चेंज कर देंगे। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है इस तरह से, यानी ए बी सी ये चीज बराबर होती है ए बी का ब्रैकेट और बाहर सी। ठीक है, जब ये तीनों एग्जिस्ट कर, मतलब ये तीनों जब एग्जिस्ट करें, मतलब इसमें ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब ए बी की गुणा ऐसे कर सकते हैं और इसका नहीं कर सकते, दोनों अगर एग्जिस्ट कर रही हैं ये तो ये दोनों हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी हम इस ब्रैकेट को, इन दोनों ब्रैकेट को हम यहाँ भी लगा सकते हैं और या यहाँ पर चेंज कर सकते हैं ना। देखिए यहाँ पर ये इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, तो वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर इस्तेमाल की। तो ब्रैकेट यहाँ पर था, हमने ब्रैकेट को यहाँ चेंज कर दिया है। अब ए बी बराबर क्या था हमारे पास, बी, तो यहाँ के लिख देंगे बी और इंटू में क्या है ए। ठीक है, और प्लस का बी ए बराबर क्या है, यहाँ पर देखिए बी ए बराबर क्या है हमारे पास ए और इंटू में क्या है बी। अब बी ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, देखिए बी ए बराबर क्या है यहाँ पर देख लीजिए, बी ए बराबर क्या है, बी ए बराबर यहाँ से ए दिया हुआ है और ए बी बराबर क्या है बी, तो हमारे पास आंसर आ गया ए प्लस बी। कौन सा आंसर होगा हमारे पास, सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत आसान तरीका था कि किस प्रकार से हमने लगाया। देखिए ये आपको प्रोसेस आना चाहिए, ये हमने कहाँ से दिमाग लगाया, दिमाग यहाँ से लगाया कि हमें चाहिए था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और हमारे पास ए बराबर दे रखा हुआ, बी बराबर दे रखा है, तो हमने इसको क्या किया, दो भागों में तोड़ लिया। ए को लिख सकते थे ए इंटू ए, बी को लिख सकते थे बी इंटू बी। ठीक है, इस तरह से हमने सॉल्व किया है, इसको देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए दिया है बी दिया है, हमें क्या निकालना है, ए बी का होल इनवर्स निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ए बी का होल इनवर्स कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पे ए बी का होल इनवर्स कैसे निकलेगा, आपको पता है ए बी निकालना है, पहले ए बी निकालेंगे तभी तो उसका इनवर्स निकलेगा। तो ए का गुणा करेंगे बी से करेंगे, तो देखिए डायरेक्ट से करने का तरीका, 1 का गुणा 2 से कर देंगे, 3 से कर देंगे, ये हो जाएगा 2 और 3 और फिर 2 से कर देंगे, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, डाट आ गया। ए बी का होल इनवर्स जो होता है उसका सूत्र होता है एडजॉइंट ए बी और अपान डिटर्मिनेंट ए बी। ठीक है, एडजॉइंट ए बी, तो इसका देखिए तो पहले डिटर्मिनेंट निकालिए, 6 दूनी 12, 4 3 12, 0, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। देखिए यहां से 2 3 2 4 6, जब इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है उसका इनवर्स नहीं निकलता है, उसका इनवर्स नहीं निकलता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, सीधे हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, इसका इनवर्स ही नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को। यहाँ पर देख, यहाँ पर लिखा हुआ है a बराबर 1 tan थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 1, ए बी बराबर आई लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना अति आवश्यक है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स का गुणनफल आई के बराबर है तो याद रखिएगा ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, यानी ए इनवर्स बराबर बी होगा और बी इनवर्स बराबर ए होगा, ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ए बी बराबर आई है तो हमें बी निकालना है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। अगर क्वेश्चन यहाँ पर हमसे ए पूछता तो हमें बी इनवर्स निकालना होता, तो क्वेश्चन भी उसी तरह से पूछा जाता है जो चीजें क्वेश्चन में दे रखी हुई होती है। तो हमें बी पूछा गया था तो बी बराबर होता है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स हम तब निकाल पाएंगे जब इस क्वेश्चन में ए दिया होगा। तो ए बराबर हमारे पास दे रखा हुआ है, 2/2 की मैट्रिक्स है, तो इसका इनवर्स निकालने का सूत्र हम पढ़ चुके हैं, अभी पीछे क्वेश्चन कई सारे किए भी हैं। तो इसका होता है एडजॉइंट
एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 1 और ये प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है sec स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा बाई 2। अब डिटर्मिनेंट में क्या होता है आप मैट्रिक्स में कि डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वो आपस में बदल जाते हैं, तो 1 1 बदलेगा नहीं, और ये वाले जो मेन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनको हम साइन चेंज कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का tan थीटा बाई 2 और यहाँ हो जाएगा tan थीटा बाई 2, यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया, माइनस था तो प्लस कर दिया है। ये 2/2 का एडजॉइंट डायरेक्ट निकालने की ट्रिक होती है, और देखिए कितनी जगह पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये टीजीटी परीक्षा 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप दिमाग लगाइए, सेक स्क्वायर थीटा चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब ध्यान ये दीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास 3 ऑप्शन दे रखे हुए हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 देखिए तीनों ऑप्शन में दे रखा हुआ है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए डैश है, यहाँ पर आई है, तो देखिए कौन कौन से नहीं होंगे इसमें। तो पहली बात आई तो नहीं होगा, अगर आई होता तो ये 1 1 ये दोनों 0 हो जाते, तो ये ऑप्शन सीधे खत्म हो गया। ए है क्या, ए बराबर हमारे पास लिखा 1 tan थीटा बाई 2, यहाँ पर देखिए माइनस है तो ये यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये ए भी नहीं होगा, तो ये भी खत्म हो जाता है। तो बचा हमारे पास ये आंसर ए डैश, तो ए डैश कैसे निकला, इसका डैश कर दोगे तो देखिए यहाँ पर ये यहाँ माइनस tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, यहाँ tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो ये ए का डैश है, ये क्या है, ये चीज क्या है, ए डैश लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारे पास बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरह से किया गया है, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी लगाई गई है यहाँ पर, किस तरह से डायरेक्ट एडजॉइंट निकाला जाता है, और यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि दो मैट्रिक्स का गुणनफल आई बराबर तब होता है जब वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 61। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर देखिए दो समीकरण बनेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास डायरेक्ट लिखते हैं 2x माइनस वाई बराबर हो गया 10, और यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर हो गया 5, दोनों को ऐड कर लीजिए, कट गया, या 5x बराबर हो गया 15, 5 से काट देंगे, 3 आंसर हो जाएगा, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था, ये टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया एनवीएस का क्वेश्चन है, और ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं था, बस सेटिस्फाई कर हल कर देना था, बस इसका हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, 62 क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है पी स्क्वायर बराबर आई माइनस पी, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, हमारे पास दे रखा हुआ है पी स्क्वायर जाओ चले जाओ, बस वो गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 62 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दे रखा हुआ पी स्क्वायर बराबर आई माइनस पी, और यहाँ पे लिखा p की पावर n बराबर है 5 माइनस 8p। ठीक है, देखिए यहाँ पर दे रखा हो पी स्क्वायर बराबर है i माइनस पी, और जो हमें दूसरी कंडीशन दे रखी हुई p की पावर n बराबर दिया हुआ है 5i और माइनस का 8p। ठीक है, यहाँ पर ये दे रखा हुआ है। अब करना ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास जो रिजल्ट है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पी स्क्वायर दिया है और p की पावर n दिया है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि n की जगह पर कितना रख दिया जाए इसकी जगह पर कि ये रिजल्ट हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास किसकी वैल्यू दे रखी है, पी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी हुई, तो यहाँ पर हम एक एक करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसके, देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर दिया हुआ था, हम यहाँ पर चेक करते हैं पी स्क्वायर की पावर 4। ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं, चलिए पहले आप पी क्यूब देख लेते हैं। यहाँ पर पी की स्क्वायर दिया है तो पी क्यूब बराबर क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे पी स्क्वायर इंटू पी। तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी हुई है यहाँ पर आई माइनस पी, और पी की दिया है पी रख दीजिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा आई इंटू पी, तो ये हमारे पास रिजल्ट जो आ जाएगा यहाँ से जो रिजल्ट आएगा देख लीजिए, बराबर में इसको गुणा कर देंगे तो आई इंटू पी हो जाएगा, और ये माइनस का पी स्क्वायर, और आपको पता है पी स्क्वायर को किसी से गुणा, पी को किसी से आई से गुणा करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा पी, और माइनस का पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से देखिए आई माइनस पी, तो आई माइनस पी ये प्लस पी हो जाएगा,
इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 2p माइनस आई। तो ये हमारे पास आ गई p की वैल्यू। अब यहीं से हम निकाल लेंगे p की पावर 4 की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से देखते हैं p की पावर 4 की वैल्यू क्या आती है। तो इसको लिख सकते हैं हम p स्क्वायर p क्यूब इंटू p। ठीक है, यहाँ पे 1 है पावर, तो p क्यूब की वैल्यू यहाँ क्या दे रखी हुई है 2p माइनस आई। यहाँ दे रखा 2p माइनस आई। यहाँ से p से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा रिजल्ट, तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर माइनस आई इंटू पी। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास दे रखी हुई, देखिए यहाँ से आई माइनस पी, तो आई माइनस पी कर देंगे तो यहाँ से माइनस का आई पी हो गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 2i और ये यहाँ से देखिए p हो जाएगा तो ये माइनस का 2p और ये माइनस का p माइनस का 3p हो गया। इसी तरह से हम p की पावर यहाँ 4 हो गया, p की पावर 5 निकाल लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा p की पावर 4 इंटू p। अब p की पावर 4 की वैल्यू दिया है 2i माइनस का 3p, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दे p, तो इसका आंसर आ जाएगा 2p। यहाँ से देखिए i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा p हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 3p स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये हो गया 2p पहले से था और माइनस का 3, ये देखिए यहाँ से 3p स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी हुई, यहाँ से i माइनस पी, यहाँ रख दीजिए i माइनस पी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करिए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो गया प्लस का 3, ये हो जाएगा 5p और ये मल्टीप्लाई कर देंगे 3i हो जाएगा। ठीक है, अभी भी देखिए हमारे पास ये 5i यहाँ पर दिया है, यहाँ 8p दिया हुआ है, तो हम आगे स्टेप पे बढ़ते हैं p की पावर 6 की तरफ, तो हो जाएगा p की पावर 5 इंटू p। तो p की पावर 5 की वैल्यू क्या दे रखी हुई है, यहाँ से p की पावर 5 की वैल्यू हमारे पास है, सॉरी 5 की वैल्यू ये 5p और माइनस का 3i और p रख दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 5p स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 3p हो जाएगा, और p स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ से रख देंगे, यहाँ से i माइनस p। ठीक है, ये हो जाएगा 3p। अब ये जाएगा तो हो जाएगा 5i और ये हो जाएगा माइनस का 5p और ये हो जाएगा 8p। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर देखिए ये वैल्यू देखिए और ये वैल्यू देखिए, दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए p की पावर n किसके बराबर हो जाएगा, p की पावर 6 के, तो n की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना है, थोड़ा सा आपको फास्ट करना है। जैसे यहाँ पर हमने ये इतना लंबा प्रोसेस किया, तो आपको जब ऐसे लिखोगे तो सीधे यहाँ पे p लिखना है और यहाँ p स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट आपको p स्क्वायर यहाँ पर यही पर स्टेप आपको i माइनस, ये मतलब थोड़ा सा स्टेप इसमें स्टार्ट करने पड़ेंगे, आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास 6 आ रही है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है डिटरमिनेंट ऑफ n स्क्वायर मैट्रिक्स इज 3। क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट है a है, एंड डिटरमिनेंट a बराबर कितना दे रखा हुआ है हमारे पास, वो 3 दे रखा हुआ है ना। डिटरमिनेंट ऑफ n स्क्वायर मैट्रिक्स इज 3, यानी ऑर्डर जो है n की, इसकी ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ a वो कितना दे रखा हुआ है, n बाई n या n कह सकते हो। ठीक है, n बाई n। यहाँ पर एक चीज और दे रखा हुआ है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट है वो कितना दे रखा हुआ है, 2 4 3। तो यहाँ पर आपको सूत्र पता होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट जो दिया है 2 4 3 दिया हुआ, 2 4 3 दिया हुआ है। अब डिटरमिनेंट ए कितना दे रखा हुआ है यहाँ पे 3, तो यहाँ 3 रख देते हैं, पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 3 की पावर बनाना है, तो ये 3 की पावर बनाने के लिए इसको फैक्टर कर लीजिए, तो ये 3 से जाएगा 8 1 है ना, और 3 से इसको काट देंगे 27 बार जाएगा, तो ये हमारे पास 3 का पावर 3 और 3 की पावर 5, ये हो जाएगा 3 की पावर 5 और 3 की पावर n माइनस 1 है ना। तो ये आपका रिजल्ट हो जाता है। यहाँ से कंपेयर जब करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 6 वैल्यू आ जाएगी, तो आंसर हमारा इसमें से हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये जो स्टेप हम बता रहे हैं आपको, ये सब डायरेक्ट करना होता है। आपको पेपर पे क्या करना है, डिटरमिनेंट ए बराबर यहाँ 3 लिख देना है, और एडजॉइंट ए का पावर यहाँ पर ये दिया है 2 4 3, और पावर में यहाँ से इसका ये एडजॉइंट ए यहाँ n माइनस 1 कर देंगे। अब यहाँ से इसको 3 की पावर देख लेंगे कितना होता है, फैक्टर कर लीजिए, तुरंत निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकले 3 की पावर 5 आ रहा था, 3 की पावर 5 कर दिया,
n की वैल्यू 6 आ गई, यहाँ से कंपेयर कर लिया। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, टीजीटी परीक्षा 2000 ये क्या है 1999। ठीक है, ये बहुत पीछे का क्वेश्चन है, लेकिन प्रोसेस हमको आना चाहिए, क्योंकि देखिए डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, रूल सारे लगभग एक जैसे हैं, कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा तो रूल सारा सब कुछ वही होगा, है ना। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हम जो है देखते हैं कि क्या है अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर n बराबर 6 आया है और यह 7। ठीक है, तो n बराबर 6 आंसर आया, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर पूछा गया सारणिक का मान ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ पर बोला गया सारणिक का मान ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए इसका प्रोसेस बहुत ही आसान है। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, कॉस स्क्वायर थीटा को इसमें जोड़ देंगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इसको जोड़ देंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 1 1 हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से इसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे कर लेंगे, यहाँ C2 को C1 में जोड़ देंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे 1 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ जो लिखा है इसको लिखा दे cos स्क्वायर एक्स, और ये साइन स्क्वायर एक्स, और 12 और 1 1 2, इसका मान अब बचा हुआ निकालने के लिए। तो अब यहाँ से दिमाग ये लगाइए कि यहाँ देखिए लिखा 1 1 यहाँ पे लिखा, 1 यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप चाहो तो इसको इसमें घटा दो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा साफ साफ। अगर इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये 0 हो जाए, या फिर आप इसको इसमें मल्टीप्लाई देखिए सब्ट्रैक्ट करिए, C3 को C1 में अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये दोनों 0 हो जाते हैं, तो क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है। या ये देख लीजिए, इन दोनों को देख लीजिए क्या दिख रहा है। सबसे आसान तरीका कि हमारा जो C1 है और हमारा C3 है ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो आइडेंटिकल के केस में डिटर्मिनेंट का मान जो है इसका 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर सीधे 0। एक ही स्टेप के बाद सीधे आंसर आ गया। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट भी करते तो ये तीनों 0 हो जाते, तब भी इसका मान क्या हो जाता, 0 हो जाता, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 65 क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड, लिखा है इन ए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ए आई जे डिनोट द एलिमेंट ith रो jth कॉलम ए आई जे बराबर 0 i इक्वल टू जे, और यहाँ लिखा है ए आई जे बराबर 1 जब i इज ग्रेटर देन जे, और ए आई जे बराबर -1 जब i इज लेस देन जे, देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपको ये बात समझ में आ रही है लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, तो इसका जवाब सीधे सीधे इसका जवाब जो हो जाता है वो 0 हो जाता है। कैसे 0 हो गया हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये चीज समझाने में समय लगेगा, नहीं तो इसका आंसर टिक मार करके 0 में आगे बढ़ जाएंगे। ये दरअसल जो हमारे पास जो यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखी हुई है, ये मैट्रिक्स जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए आई जे की वैल्यू 3 दे रखी हुई है। क्या दे रखी हुई है, पहला तो दिया है 0 कब, जब i बराबर j, दूसरा दे रखा हुआ 1 कब दे रखा, जब i इज ग्रेटर देन j, और तीसरा है -1 जब i इज लेस देन j। 3 ही केस हमारे पास है। और आपको पता है आपके पास कोई मैट्रिक्स अगर है और उसका जो कॉम्पैक्ट फॉर्म दिया है ए आई जे 3/3, अगर इसको हम ओपन करते हैं तो ये होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23, यहाँ A31 A32 A33, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए i बराबर जे सिर्फ डायगोनल में होते हैं, i बराबर जे डायगोनल में होते हैं, इसका मतलब डायगोनल के एलिमेंट क्या हो गए, सारे 0 हो गए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो डायगोनल के ऊपर होते हैं उसमें i की वैल्यू j से छोटी होती है, और जो डायगोनल के नीचे होते हैं उसमें i की वैल्यू j से बड़ी होती है। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है 2 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा 1 से, 3 2 से बड़ा है ना। ऊपर देखिए ये उल्टा होता है, 1 2 से क्या है छोटा है, 1 3 से क्या है छोटा है, 2 3 से क्या है छोटा है। तो यानी इस केस में जो है i जो है
वो लेस देन जे होगा और नीचे वाले केस में आई जो है ग्रेटर देन जे होगा। तो इसका मतलब जो हमारे डायगोनल के ऊपर एलिमेंट होंगे उस कौन सा केस लेंगे, आई लेस देन वाला। तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, -1 ठीक है। और जो हमारा जो नीचे होगा आई इज ग्रेटर देन जे है, तो यहाँ पे 1 1 1 ठीक है। यहाँ से देख सकते हो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 हो और डायगोनल के ऊपर और नीचे मैग्नीट्यूड में सेम हो, साइन में अपोजिट हो। मतलब यहाँ पर देखिए 1 1 -1 -1 दिया है, इन्हीं का जस्ट उल्टा साइन होता है +1 +1 +1, तो नीचे दिया हुआ है। और ये हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब करना क्या है इसमें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो एक बेसिक इसकी परिभाषा है कि जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है जिसका ऑर्डर जो है ऑड होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 3×3 ऑड ऑर्डर की है, यानी विषम कोटि है इसकी। तो याद रखिए हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑड ऑर्डर ऑलवेज बिकम 0, ठीक है। ऑलवेज इसका मान क्या होगा, 0 होगा, यानी डिटर्मिनेंट ए बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो ये इसकी बेसिक परिभाषा थी। तो यहां से हमको ये पता चल गया था कि जो i बराबर j है डायगोनल में 0 थे और ऊपर हमारे 1 थे, नीचे हमारे -1 थे। तो ये सीधे सीधे पता चल रहा था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और यहाँ वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट पूछे थे तो इसका आंसर सीधे 0 हो जाता। अगर आपको ये सारी बेसिक प्रॉपर्टी पता थी तो इसका आंसर विद इन सेकंड, बहुत से ज्यादा 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाता। बस खाली आपको बेसिक परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी आपको देखिए यहाँ पर हम समझा देते हैं कि किस प्रकार से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो है ऑड ऑर्डर का जो मान होता है 0 कैसे हो गया। जैसे सपोज करिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी हुई है स्क्यू सिमेट्रिक, तो a डैश बराबर क्या होगा, -a होगा, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स केस में इसका डिटरमिनेंट निकालिए तो दोनों तरफ हम डिटरमिनेंट लगा देते हैं तो -a डिटरमिनेंट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहां से देखिए ध्यान से, यहां से a डैश का डिटरमिनेंट बराबर जो होता है वो a के डिटरमिनेंट के बराबर होगा, है ना। ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ रखी हुई है। a डैश का डिटरमिनेंट निकालिए और चाहे a का डिटरमिनेंट निकालिए, दोनों बात सेम है। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ से कर दिया। यहाँ से माइनस बाहर करेंगे तो -1 की पावर n आ जाएगा, डिटरमिनेंट यहाँ a बचेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे क्या करिए, अगर एक a ऑड है, a क्या है, ऑड ऑर्डर का है, ठीक है, तो n क्या होगा, n ऑड होगा, n ऑड होगा। अगर n ऑड होगा तो n की पावर n जो होगा वो -1, क्योंकि -1 की पावर ऑड ऑर्डर हमेशा क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा डिटर्मिनेंट a और ये -1 हो जाएगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसको इधर ले आइए तो डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर 0 हो गया। ये हो गया 2 डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर 0। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट a बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखिए प्रूफ हो गया ना। कोई भी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, अगर उसकी ऑर्डर अगर ऑड है तो उसका मान सदैव क्या होता है, 0 होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट से हमने इस क्वेश्चन को लगाया, देखिए, ठीक है। इसकी ऑर्डर क्या थी हमारे पास, ये हमारे पास इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई, इसकी ऑर्डर ऑड थी, तो इसलिए इसका डिटरमिनेंट सीधे क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन अगर आपको ये चीज पता होनी चाहिए, इस तरह से जो कॉन्सेप्ट हमने लगाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है a² - a प्लस i बराबर 0 है, इसका प्रतिलोम निकालना है। इसका प्रतिलोम निकालने के लिए इसको दोनों तरफ से a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो a बचेगा। इसका करेंगे तो a इंटू a इनवर्स हो जाएगा i, और i को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इनवर्स बराबर 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। अब हमें a इनवर्स चाहिए तो a इनवर्स बराबर उसको उधर भेज देंगे, i माइनस a हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारे पास पहला, इसका a इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत आसान था, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कैसे किया है। इसको समझने के लिए आप यहाँ देख लीजिए कैसे हमने किया। दोनों तरफ से हमने मल्टीप्लाई किया a इनवर्स से, तो ये हो जाएगा a² माइनस a प्लस i, या डॉट यहाँ से a इनवर्स कर दिया। ये पोस्ट मल्टीप्लाई बोलते हैं, ये नल मैट्रिक्स a इनवर्स, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। a इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए, a इंटू हो जाएगा a इनवर्स, ये हो जाएगा a इनवर्स, ये हो जाएगा i a इनवर्स। यहाँ से ध्यान दीजिए, ये चीज i को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वही आंसर आ जाता है, a इनवर्स ही हो जाएगा। a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये i हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, a को अगर बाहर कर लीजिए तो यहाँ बचता है a इंटू a इनवर्स, इसकी वैल्यू हो जाती है i, और i को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a हो जाएगा। तो a माइनस i प्लस a इनवर्स बराबर नल मैट्रिक्स। इसको ध्यान दीजिए,
ये लाइन और ये लाइन हमने डायरेक्ट यूज किया है। देखिए यहाँ पर इतना प्रोसेस को हमने शॉर्ट कर दिया, डायरेक्ट कर दिया है। आप लोग क्या करोगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पावर में एक कम हो जाएगी, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो सीधे आई हो जाएगा, और आई को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो सीधे ए इनवर्स आएगा। तो यहाँ से ए इनवर्स का सूत्र आ गया। 2009 का क्वेश्चन टीजीटी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, किस प्रकार से हमने लगाया इसको ये आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा है ए कोई m/n कोट का कोई अवयव है। यहाँ पर लिखा है ए बी और बी ए दोनों परिभाषित है। ए की कोट क्या है, m/n है। ठीक है, ए की कोट क्या है, m/n है। कह रहे हैं ए बी भी परिभाषित है और बी ए भी परिभाषित है। दोनों हमारे पास ये डिफाइन है। ठीक है, जाहिर सी बात दोनों परिभाषित कब होंगे, जब दोनों की मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो होल्ड करे। ये क्वेश्चन हमारा 2010 में पीजीटी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन पीजीटी का क्वेश्चन है और 2010 में आया है। ठीक है, चलिए देखते कैसे इसको किया गया है। एक चीज आप याद ध्यान रखिए कि अगर ए की कोट m/n है तो ए बी और बी ए तब परिभाषित होते हैं जब इनकी कोट आपस में बदल दी जाए, यानी n/m होनी चाहिए। यानी बी की कोट क्या होनी चाहिए, n/m होनी चाहिए। तो आंसर तो हमारा इसमें यही हो जाएगा, हमारा n/m देखिए ये लिखा हुआ बी आंसर, करेक्ट हमारा बी आंसर है। लेकिन ये आप कैसे आइडेंटिफाई करो, देखो आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ किस प्रकार से बी की कोट आ गई हमारे पास, क्या आ गई है, n/m कैसे आ गई। देखिए ध्यान दीजिए, आप एक बात बताइए हमें, ए बी में ए की कोट कितनी है, m/n, क्या है, m/n है। ठीक है, यहां पे बताइए बी की कोट यहां क्या होगी। हमको पता है ए बी कब परिभाषित होगा, जब ए में स्तंभों की संख्या यहां कितनी है, n, और बी में पंक्तियों की संख्या सेम होनी चाहिए। क्लियर है, तो ए में स्तंभों की संख्या n है तो बी में पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, n होनी चाहिए। तो इसका मतलब है इतना क्लियर हो गया, बी की कोट शुरू किससे होगी, n से होगी। किससे होगी, n से होगी। तो एक बात इतने से समझ में आती है, इसमें n से नहीं शुरू है और इसमें n से नहीं शुरू है, तो दोनों आंसर खारिज हो जाते हैं। तो हमारे पास बचता है एक सी आंसर और एक बचता है बी आंसर। अब आप देखिए यहाँ कॉलम कैसे निकलेगा, भाई हमने यहाँ से तो रो पता कर लिया, बी का रो n है। एक चीज और दे रखा, बी ए भी परिभाषित है। क्या है, बी ए भी परिभाषित है। तो बी ए कब परिभाषित होगा, ध्यान दो, बी के बारे में आप बताओ हमको। देखो यहाँ से, यहाँ देखो ध्यान से, ये बी दिया है और ये ए दिया है। बी में बी की ऑर्डर क्या है, यहाँ से n/, यहाँ पे हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, हमें इतना पता है बी में रो इतने हैं, लेकिन कॉलम नहीं पता, कॉलम की जगह छोड़ देते हैं। ए की कोट कितनी दे रखी हुई है, ए की कोट है m/n, तो यहाँ लिखते हैं m/n। अब एक बात बताइए, बी ए कब परिभाषित होगा, जब बी में यहाँ पे जितने स्तंभ होंगे और ए में यहाँ पे जितने जो है पंक्ति होंगे वो आपस में बराबर होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, m है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, m। तो आपको पता चल गया, पंक्तियां n थी, स्तंभ कितने आ गए, m। तो इसीलिए जो b का जो ऑर्डर होगा n/m हो जाएगा। क्लियर है, एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। ये पीजीटी परीक्षा 2010 में आया है, लेकिन इतना आपको जो है प्रोसेस पता जरूर होना चाहिए, लेकिन आपको रटना भी है। एग्जाम में कुछ चीजें रटनी भी है, ये हमेशा याद रखो। ए बी और बी ए दोनों कब पॉसिबल होते हैं, अगर ए की कोट अगर हम आपसे कहें 2/3 है तो बी की कोट 3/2 होनी चाहिए। ये चीज आप रटो, ए की कोट अगर m/n है तो बी की होगी n/m। इसको आप याद रखो हमेशा, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, इसको बार बार हम जो है डेफिनेशन लगा करके थोड़ी निकालेंगे, बार बार लगाएंगे तो फिर तो हमारा समय हर क्वेश्चन के लिए बर्बाद होगा, है ना। तो कुछ चीजें हम रटते भी हैं और समझते भी, जैसे हमने यहाँ समझ भी लिया जब खाली समय था, लेकिन एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट इसको उड़ा देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 68 क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है PXP, है ना, और XY, और यहाँ लिखा है YP प्लस Z YZ 0, XP प्लस Y और YP प्लस Z बराबर 0। इन इसमें से मेरे पास कितने ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे लगाते हैं। इसका प्रोसेस कुछ
कोई ट्रिक हम यूज करते हैं। ट्रिक क्या यूज करेंगे, एक बात बताइए, इसमें कहीं पर भी पी का जिक्र किया गया, नहीं जिक्र किया गया है। ये टीजीटी परीक्षा में 2 बार पूछा गया, देखिए 11 में भी आया, 9 में भी आया। ये आप नहीं कह सकते हो कि क्वेश्चन जो है जो पीछे पूछे गए हैं अब जो है दोबारा नहीं पूछे जाएंगे। देखिए सेम क्वेश्चन जो है यहाँ पर 2011 में भी आया है और 2009 में भी आया है। तो एक काम ये करिए, इसमें कहीं पर भी पी नहीं दिख रहा है तो हम क्यों ना इसमें p बराबर 0 पुट कर लें। क्या कर दें, p बराबर 0 पुट कर दें। तो देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, p बराबर 0 पुट कर देंगे तो ये y और यहां से x y और यहां से z y z 0 y z बराबर क्या है, 0। इतना आसान प्रोसेस था, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ इसमें क्या किया, p बराबर 0 पुट कर दिया। कहां से दिमाग में आया, इस ऑप्शन में कहीं p नहीं दिख रहा था, यहाँ x y z gp में है और ये हमारे AP में है और ये XYZ AP में है, XYZ HP में है। 4 ऑप्शन में कहीं पर भी P नहीं दे रखा था तो P बराबर इसमें हमने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। इसको एक्सपेंड कर दीजिए, सीधे इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक काम ये करिए कि इसमें जो देखिए YZ दिया, ये YZ दिया, अगर इसको डायरेक्ट इसमें अगर माइनस कर दें तो सीधे 0 हो जाता है। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और कुछ नहीं। तो ये हो गया Z 0 0 0 YZ बराबर 0। कौन सा ऑपरेशन लगाया, हमने R2 को बदला है R2 में R3 को सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए R2 के अबाउट, तो यहां से प्लस माइनस, ये माइनस का Z हो जाएगा, इससे होकर रो कॉलम हटा दीजिए तो ये हो जाएगा XZ और ये माइनस का y स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से इसको बराबर 0 करोगे तो ये y स्क्वायर बराबर आ जाएगा XZ। ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, जब x y z आर इन जीपी, जब x y z काहे में हो, जीपी में हो, तब ये प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए हमने यहाँ पर p बराबर 0 पुट करके किस तरह से हमने आंसर को विद इन सेकंड, मिनट या विद इन सेकंड कह सकते हो, ये लगभग मेरे हिसाब से 40 से 50 सेकंड के अंदर ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इसको एक्सपेंड किया गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, XYZ आर इन जीपी, XYZ आर इन जीपी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 69, यहां दे रखा हुआ है ABDADL है, BEM है, CFN है। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स, एक A दे रखा हुआ, दूसरा B दे रखा हुआ। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हुए हैं, A प्लस B का जोड़ 0 है, A माइनस B बराबर 0 है, यहाँ AB का प्रोडक्ट 0 है, यहाँ A बाई B 0 है। ये तो मीनिंगलेस है, A बाई B मैट्रिक्स में कहाँ निकलता है, A बाई B कहाँ निकाला हम लोगों ने, कभी नहीं निकाला है, ये तो मीनिंगलेस है। तो सीधे D आंसर खत्म कर दो। ठीक है, अब बचा ये, तो ज्यादातर चांस है इसमें a माइनस बी बराबर 0 यानी a बराबर b के। तो हम चेक करते हैं यहाँ किस तरह से कंपेयर किया जाए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, a पहले है और यहाँ a क्या है, बाद में नीचे है। तो क्यों ना हम यहाँ पर r1 और r2 आपस में इंटरचेंज कर दें, r1 और r2। अगर r2 को हम बना दे r1 में, r1 को बना दे r2 में, तो यहाँ पर दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, है ना। तो इसका देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर b बराबर था, हम चेंज कर देते हैं, R1 को R2 बदल देते हैं, R2 को R1 बदल देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा A B C और ये हो जाएगा L M और N, ये हो जाएगा D E F। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है, R1 और R2 आपस में इंटरचेंज किया है और यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। माइनस क्यों लग जाएगा, क्योंकि सारणिक में किन्हीं भी दो कॉलम को आपस में बदलने पर सारणिक का मान नहीं बदलता है, सिर्फ उसका साइन बदल जाता है। तो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इसका प्लस में था तो हमने माइनस कर दिया। अब आप देखिए ए की जगह पर शुरुआत में ए था तो हमने शुरुआत में क्या कर दिया, ए कर दिया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब ध्यान दो, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ देखिए बी लिखा हुआ है, यहाँ ए है, यहाँ क्या है, बी है और यहाँ डी है। तो क्यों ना इस बी को यहाँ लाने के लिए, हम बी को यहाँ लाने के लिए इसका ट्रांसपोज कर देंगे। क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, है ना। तो क्वेश्चन ये आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके हिसाब से यहाँ ए था, अब यहाँ बी लाने के लिए इसका हम डैश कर देंगे। तो डैश के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा ए बी सी, सारे रो को हम कॉलम बना देते हैं। यहाँ हो गया एल एम और ये हमारे पास क्या था, ई, और ये हो जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा ए बी सी एल एम एन, यहाँ एन आ जाएगा। ठीक है, और फिर हो जाएगा डी ई एफ। ये हमने ट्रांसपोज कर दिया।
और आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए, है ना, उसका डिटरमिनेंट निकालिए और चाहे डायरेक्ट निकालिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, दोनों का सेम होता है, चाहे ट्रांसपोज करने चाहे डायरेक्ट निकालिए, दोनों का मान सेम होता है। तो उस प्रॉपर्टी से हमने कर दिया। अब ध्यान दो, यहाँ से यहाँ ध्यान दो, ए बी सी, यहाँ क्या लिखा है, ए बी सी, दोनों जगह बी बी सी आ चुका है। कंपेयर कर रहे हैं, बी को हम ए के समतुल्य ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अब आप ध्यान दीजिए, पहला कॉलम इसका और पहला कॉलम इसका दोनों का सेम हो चुका है। अब सिर्फ अंतर इतना है कि यहाँ देखिए डी ई एफ यहाँ पे हमारा क्या है, C3 है, और यहाँ क्या है, C2, और LMN यहाँ हमारा C2 है, और यहाँ क्या है, C3। तो क्यों ना हम आपस में C1 और C3 को चेंज कर दे, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो ये हमारे पास इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो देखिए, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या आता है, इसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, यहां से ये हो जाएगा A B C, ये हो जाएगा D E F, और ये हो जाएगा L M N, ठीक है। अब यहां से हमने क्या किया, C1 C2 को C3 में आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो फिर से साइन बदल जाएगा। तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप ये बताइए, ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारा B चल रहा था, और ये हमारा B था, ये हमारा A आ गया। इसका मतलब B बराबर A सिद्ध हो गया, यहाँ से B बराबर A सिद्ध हो गया, B को उधर में दे दिया, नल मैट्रिक्स A माइनस B बराबर आ गया नल मैट्रिक्स। ये हमारा B आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन टीजीटी परीक्षा 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको भी देख लीजिए। हमने सिर्फ यहाँ पर सिर्फ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाई है, और दो कॉलम या दो रो को इंटरचेंज किया गया। बहुत तेजी से किया जाता है, ये सिर्फ समझाने में समय लग रहा है, आप डायरेक्ट इसको कर सकते थे, है ना, उसका 1 मिनट के अंदर आंसर इसका आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 लिखा हुआ है। 70 क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया, देखिए एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने का जो कॉन्सेप्ट होता है हमने आपको बता रखा हुआ है। एडजॉइंट ए का जो डायरेक्ट निकलता है, डायगोनल को आपस में बदल दीजिए और नॉन डायगोनल को माइनस से गुणा कर दीजिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए चारों में से कौन सा आंसर है, इसमें हमारे हिसाब से किसी में भी ये चीज नहीं आ रही है, तो इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा। ये टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 71 क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसमें ए बराबर हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी हुई 3/3 की, है ना। यहाँ पर हमारे पास 3/3 की एक मैट्रिक्स है। इसको हल करने के लिए इसमें क्या दिया है कि इसका हमें ऑर्डर निकालना है, ठीक है। यानी ऑर्डर क्या, रैंक, इसकी रैंक चाहिए मुझे। रैंक क्या होती है कि किसी भी जो हमारे पास जो मैट्रिक्स दे रखी हुई है, इसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने होंगे, ठीक है। मतलब मेन चीज आप रैंक से आप ये समझिए कि जैसे हमारे पास ये 3/3 की एक हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी हुई है, अगर इसका हम डिटरमिनेंट निकालें, क्या निकालें, डिटरमिनेंट निकालें। सपोज करिए डिटरमिनेंट निकाला हमने, और डिटरमिनेंट वो आ गया 4, यानी डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। ये 3/3 की हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो के बराबर आ गया, तो इसकी रैंक सीधे सीधे क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अगर 0 हो गई, अगर इसका डिटरमिनेंट 0 हो गया, तो एक बात तय है, इसकी जो रैंक है वो 3 से कम होगी। क्या होगी, 3 से कम होगी, यानी रैंक जो है वो जो है हमारी लेस हो जाएगी, किससे, 3 से। यानी कि रैंक 3 से कम होने का मतलब है कि या तो 2 रैंक होगी या 1 रैंक होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है कि हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स दे रखी हुई, तो रैंक निकालने का जो प्रोसेस होता है, क्या करेंगे, इसमें ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट हम 0 बनाने की कोशिश करेंगे, नंबर ऑफ रोज देखेंगे नॉन जीरो कितनी बनती है। तो इसका प्रोसेस देखिए, आप यहाँ से ये इसको आप इसमें सब्ट्रैक्ट करिए, जोड़ दीजिए। देखिए 3 को 3 में जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 0, इसको 0, इसको इसमें जोड़ते हैं 0। तो एक ऑपरेशन कर दें अगर डायरेक्ट हम कि R1 को R3 में जोड़ दे, तो सीधे R3 हमारा क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो यहाँ से देखिए कि ये हमारा A सिमिलर हो जाएगा, यहाँ से 3 - 1 2, ये हो जाएगा 0 0 0। क्या कॉन्सेप्ट लगाया हमने, यहाँ लगाया कॉन्सेप्ट हमने R3 में R1 को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ये 0 हो गया। अब यहाँ देखिए, इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, प्रोसेस ये होता है कि 3 के नीचे वाला 0 बनाए, उसके नीचे वाला 0 बनाए, तो डायरेक्ट ही हमको दिख रहा था, इसमें जोड़ दिया। इसके नीचे वाला भी 0 बनाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से गुणा करेंगे और इसमें जोड़ देंगे, तो ये 0 हो जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, इसको 2 से -2 से गुणा किया, 0 हो गया। ये 2 दूनी 4, ये 0 हो गया, ठीक है। यहाँ कौन सा ऑपरेशन लगाया,
R2 बदला है, R2 में क्या जोड़ करके 2R1, R1 का दुगना जोड़ दिया हमने। तो ये देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी, एक। ये दो रो हमारे पास R2 और R3 जीरो आ गया, तो हमारे पास एक ही हमारे पास रो दिख रही है जो नॉन जीरो है, बाकी सारी जीरो हो गई है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो इक्वल टू यहाँ पे हमारी रैंक हो जाएगी, तो रैंक हमारे पास यहाँ से एक हो जाएगी, तो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पीजीटी परीक्षा 2005 में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैंक किस तरह से निकाली जाती है, किसी भी हमारे पास अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसका ये प्रोसेस होता है। ठीक है, प्रोसेस ये होता है, ध्यान रखिए, पहले इसको जीरो करते हैं, दूसरे स्टेप में इसको जीरो करते हैं, तीसरे स्टेप में ये नीचे वाला जीरो करते हैं ना, इस प्रक्रिया में, और फिर इसके बाद ये वाला जीरो करते हैं। फिर ज्यादा से ज्यादा इस प्रक्रिया में जितने रो हमारे पास नॉन जीरो मिलेंगे तो वही उसकी क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 72 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है, प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं R2 टेंडिंग टू R2 माइनस 2R1। तो हमें ये प्रोसेस लगाना है, R2 में R1 का दुगना घटाना है। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पे क्या लिखा, इसको दुगना कर दीजिए, इसको दुगना करेंगे 2 और 2 घटा देंगे ये 0, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इन चारों ऑप्शन में देखिए कहाँ 0 मिल रहा है, एक ऐसा एलिमेंट है 0 मिल रहा है, यहाँ 0 नहीं, यहाँ 0 नहीं, यहाँ 0 नहीं, ये आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना आसान प्रोसेस था। बाकी प्रोसेस को अगर इसमें नन ऑफ दिस होता तब तो हम सारे प्रोसेस चेक करते, हो सकता है नन ऑफ दिस हो जाए, लेकिन अगर 4 ऑप्शन दिए हैं तो सीधे आप इतने से ही पता चल रहा है, R2 में R1 का दुगना अगर घटा दोगे तो ये 2 से गुणा कर देंगे, 0 घटा देंगे, यहाँ 2 कर देंगे तो +2 आ जाएगा। देखिए यहाँ +2 आ रहा है, यहाँ से 2 दूनी 4 माइनस का आएगा, माइनस करेंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, बाकी सब कुछ मैच करेंगे। लेकिन जब एक ही आंसर ऑप्शन से, जब एक ही पॉइंट से हमारा आंसर मैच कर रहा है तो फर्जी चीज है, क्यों हम पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करें। तो यहीं से हमारा 72 हमारा सॉल्व हो जाता है, आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 73 क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए इस तरह का जब कोई हल करने का आ जाए तो आप ये देखिए, ये तीनों को ऐड करिए, सेम मिल रहा है, x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां से भी मिल रहा है x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां से भी 1 प्लस x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीनों में सेम आ रहा है। ऑपरेशन कौन सा लगाने जा रहे हैं, R1 बदल रहे हैं, R1 में R2 और R3 को जोड़कर, R3 सॉरी यहाँ C1 लिख लो, या ऐसे भी ले सकते हो तो इससे भी आ जाएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं, ऐसे भी आ जाएगा, इसको हम इसमें जोड़ दें, इसको इसमें जोड़ दें, इसको इसमें जोड़ दें, पूरा जोड़ दें, यानी R2 और R3 को R1 में जोड़ दें तो हमारे पास यहाँ से आ जाता है x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम है ना। बाकी इन 6 जगह पर कुछ भी हमें उससे नहीं मतलब है, तीनों में से ये चीज बाहर आ जाएगी, बाहर आएगी तो यहाँ क्या मिलेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, साथ में x है बराबर 0। तो ये फैक्टर हमारा क्या करेंगे, इसको बराबर 0 कर देंगे, तो 1 प्लस ओमेगा हमको पता है, अगर क्यूब रूट ऑफ इनवर्टी अगर 1 ओमेगा स्क्वायर है तो इन दोनों का जोड़ क्या होता है, 0 होता है। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ इस्तेमाल कर दीजिए, यहाँ रख दीजिए 0, तो 0 प्लस x बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा 0, यही इसका आंसर हो जाता है। इसमें आंसर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सेम ये देखिए 1919 में एक बार 99 में पूछा गया है और 2003 में भी पूछा गया, 2 बार क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है, और बहुत ही आसान प्रोसेस, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन और भी तरीके से पूछा गया है। ये हमारा एक प्रोसेस था, किस तरह से हमने सॉल्व किया यहाँ पर देखिए, है ना। तो ये चीज लिखने की जरूरत नहीं होती, इसका तो आंसर ऐसे ही 0 आ गया था। देखिए यहाँ से x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर भी देख लीजिए x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो बाकी 0, x बचेगा, यहाँ x बचा, यहाँ भी x बचा, यहाँ भी x बचा, तीनों में x दिख रहा था, x बाहर कर लिया तो x एक फैक्टर बन गया, x बराबर 0, सीधे x बराबर 0 इसका आंसर आ गया, है ना आसान इसका। चलिए अगला देखते हैं, 74 क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन बिल्कुल उसी प्रोसेस से है, तो ये ओमेगा से संबंधित है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई का घनमूल का क्वेश्चन है। तो आपको इकाई घनमूल में 3-4 चीजें आपको याद रखनी है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है, और साथ में ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है। ठीक है, तो इसमें हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो यहाँ पर जहां जहां ओमेगा दिख रहा है वहां पर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ओमेगा की पावर 7 को लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 6 इंटू, है ना, ओमेगा, तो ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट 1 बचेगा, ओमेगा बचेगा, इसको 3 से भाग दीजिए तो 3 चौके 12,
है ना, 12 हट गया 12 तो 1 हो जाएगा, है ना। इसको आप ऐसे समझिए, ओमेगा की पावर 14 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब, और ये हो गया 4 3 12 और ओमेगा स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 1 की पावर 4 और ओमेगा स्क्वायर, और ये हमारे पास बचेगा ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। देखिए कंपटीशन बीट करना है तो ये सब स्टेप डायरेक्ट करने पड़ेंगे, नहीं तो अगर इस तरह से करना शुरू कर देंगे तो क्वेश्चन हमारा 1 मिनट की जगह पे 4 मिनट खा जाएगा हमारा, है ना। तो जैसे यहाँ पे ओमेगा की पावर 14 है तो ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू 1 होती है, तो 3 का कितना मल्टीपल करिए तो 14 के पास जाइए, है आप 3 चौके 12 होता है, तो 4 बार में जा रहा 12, तो ये तो 1 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ ओमेगा स्क्वायर बचेगा। यहाँ से 1 लिखा 1 उतार दीजिए, यहाँ देखिए 7 लिखा है तो ओमेगा की पावर 3 1 होता है, तो ओमेगा की पावर 6 भी 1 होगा, तो सिर्फ क्या बचा ओमेगा बचा, छोड़ दीजिए। यहाँ भी हमारे पास ओमेगा बचेगा, ये ओमेगा स्क्वायर बचा और ये हमारे पास 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप देखिए अगर इन तीनों को जोड़ दीजिए, इन तीनों को जोड़ दीजिए, यानी C1 में C2 प्लस C3 कर दीजिए, तो ये आ जाता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, पहली जगह पर आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस ओमेगा प्लस, बाकी यहाँ क्या बचता है 6 जगह पर, हमसे उससे मतलब नहीं, इसका मान 0 होता है, इसका मान 0 होता है, इसका मान 0 होता है, तो यहाँ 0 0 0, और हमको पता है किसी भी अवयव में किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सारे अवयव 0 हो जाते हैं तो उसका मान सदैव 0 होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को इतना फास्ट अगर आप सॉल्व करिए, ये हमारे हिसाब से 30 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। आप यहीं से पता चल रहा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा स्क्वायर 1, इतना देखते ही पता चल जाता है कि तीनों को जोड़ दिया और तीनों को मान 0 होता है। जैसे अभी हमने जस्ट पीछे 73 क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन वही है, ठीक है। प्रोसेस देखिए बिल्कुल सेम लगा कि नहीं लगा, वहां पर भी वही ओमेगा की प्रॉपर्टी यूज की गई थी, यहाँ भी यूज की गई। तो इकाई का घनमूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है, तो इसकी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस √3i/2, और ओमेगा की स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस √3i/2, और ये 1। तो एक ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ये तीनों जो हैं इकाई के घनमूल है, किसके हैं, इकाई के घनमूल है। इन तीनों का सम 0 होता है और इनका क्यूब जो होता है ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 7 2 आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। एक प्रकार देखिए इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये x में एक समीकरण बनेगा, क्या बनेगा, x में समीकरण बनेगा, और यहाँ पूछा गया थर्ड रूट, जाहिर सी बात है यहाँ x है, ये क्यूबिक बनेगा, क्या बनेगा, क्यूबिक इक्वेशन बनेगा। और क्यूबिक पे कितने रूट होते हैं, 3 होंगे, पॉसिबल संभव रूट 3 होंगे, तो 2 तो यहाँ पर एक 7 दिया है और दूसरा क्या दिया है 2 दिया है, ठीक है। अब देखिए इसको देखिए कैसे हल करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 74 किया था, ये 75 बिल्कुल उसी के जैसा है। अगर आप इनको देखिए जोड़ के देखिए, 7 3 होता है 10, और इसमें जोड़ दिए x प्लस 10 आ गया। यहाँ पे अगर देखिए C1 C2 और C3 को C1 में जोड़ेंगे तो x प्लस क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए x प्लस 10 मिला। यहाँ देखिए 7 दोनों, एक काम ये करिए, ये ना करिए, इससे तो मैच नहीं करेगा हमारा आंसर, ठीक है। इसको बैक करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम 7 2 क्या है यहाँ 9, और यहाँ 6 3 9 और 7 2 9, तो हम यहाँ पे R2 और R3 का जोड़ अगर हम R1 में ऐड कर दें, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये x प्लस, देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ देख लीजिए, ये आ जाएगा यहाँ पर x प्लस 9 x प्लस 9 x प्लस 9। बाकी यहाँ पे क्या बचता है हमें उससे मतलब नहीं है। हमने यहाँ कौन सा ऑपरेशन लगाया, R1 में R2 प्लस R3 को हमने जोड़ करके वो जोड़ दिया, ठीक है, R1 में, ठीक है। जब जोड़ दिया तो हमारे पास तीनों में x प्लस 9 आ रहा है, तो यहाँ से तीनों में से x प्लस 9 यहाँ बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 1। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये बराबर 0 दिया है तो ये फैक्टर बराबर 0 हो गया, तो x प्लस 9 बराबर 0, तो x बराबर -9। यहाँ से क्या आ गया, x प्लस 9 बराबर 0, तो x बराबर -9। तो आपका आंसर कौन सा इसमें सही होगा, सी आंसर इसका करेक्ट आंसर। बताइए क्या इसमें दिमाग लगाया गया, कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ हमने इन दोनों को जोड़ दिया, x प्लस 9 x प्लस 9 x प्लस 9 आ गया, कॉमन लिया, x प्लस 9 बराबर 0 कर दिया, x बराबर -9 इसका आंसर आ गया। ये जो सब प्रोसेस बता रहे हैं सिर्फ आपके लिए बता रहे हैं, अगर आपको पता है
तो डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करिए, नहीं पता तो आप इसका प्रोसेस देखिए हमने क्या इस्तेमाल किया है। देखिए अभी पीछे के क्वेश्चन सब लगभग एक जैसे प्रोसेस चल रहे हैं ना, तो इसको समझिए और लगाइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 क्वेश्चन दिया है, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है उसी तरह से। यहां देखिए लिखा है सम ऑफ टू डिस्टिंक्ट रूट, क्या क्या लिखा है, सम ऑफ टू डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन, इसके निकाल रहे हैं। तो एक काम करिए ना, आप इसको और इसको दोनों को सम करके C1 में जोड़ दीजिए, तो क्या आएगा यहां से देखिए 6 3 9 3 12, 12 माइनस एक्स 12 माइनस एक्स 12 माइनस एक्स, इसका मतलब C1 में आपका इन दोनों का सम, इन दोनों के यानी C2 और प्लस C3 को C1 में जोड़ दें तो हमारे पास 12 माइनस एक्स आता है। तो क्यों ना हम 12 माइनस एक्स को सीधे बाहर कर दें, तो बचा क्या है 1 1 1 बचा, 3 3 और 6 माइनस एक्स बचा, 3 3 6 माइनस एक्स बचा बराबर 0 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए करना क्या है, आसान प्रोसेस है। आप क्या करिए, इसको इसमें घटा दीजिए, 1 3 3 पहले से था, घटा दीजिए, यहाँ 0 हो गया, यहाँ से 3 माइनस एक्स बचा, ये 0 हो गया, ठीक है। अब इसको इसमें घटा दीजिए, यानी R1 को R3 में घटा दीजिए, 0 0, ये 3 माइनस एक्स बराबर क्या था 0 था। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 12 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से एक वैल्यू 12 आ रही है, यहाँ से एक्स की वैल्यू एक 3 आ रही है, दूसरी भी 3 आ रही है ना। तो यहां से पूछा गया विभिन्न मूलों का योगफल, विभिन्न मूल कौन कौन से हैं, एक 12 है और एक 3 है, एक आया है 12 और एक आया है 3, तो दोनों का सम पूछा गया था, तो 12 और 3 का सम जो है योगफल जो होगा वो हमारा 15 हो जाएगा, इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये पीजीटी परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है। देखिए किस तरह से हमने लगाया है, एक तो हमने कॉमन लेकर कर दिया, दूसरा इसका देखिए सिंप्लीफिकेशन कितना आसानी से किया है। ये बहुत तेजी से कैलकुलेशन होता है, ये 30-40 सेकंड के अंदर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है, इसको देखते ही पता चल जाता है। अगर आपने कई सारे क्वेश्चन इस पैटर्न के लगाए हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, इसका रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है, इसका रिजल्ट आपको याद रखना है 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी, इसका आंसर कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक काम ये करिए कि इसका जो रिजल्ट होता है देखिए मैं आपको बताता हूं, 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1, यहां से 1, यहां से देखिए और 1 1 प्लस सी, इसकी जो वैल्यू होती है इसको आपको याद रखना है। देखिए ये आपका इंटर का क्वेश्चन है, इसमें एबीसी से भाग किया जाता है, एबीसी से गुणा किया जाता है, एबीसी अंदर भेजा जाता है, यानी पहले में यहाँ 1 अपान ए हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपान ए 1 अपान ए 1 अपान ए, यहाँ 1 अपान बी 1 प्लस 1 अपान बी 1 अपान बी, यहाँ 1 अपान सी 1 अपान सी 1 प्लस 1 अपान सी, है ना। तो एबीसी को भाग में कर देंगे, यहाँ एबीसी गुणा रहेगा, यानी एबीसी और ब्रैकेट में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपान ए 1 अपान बी और 1 अपान सी प्लस 1, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये चीज इसके बराबर होती है। यहाँ पे बी लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे बी लिखा हुआ, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद रखना है, और ये किसके बराबर है, लेमडा के बराबर है, किसके बराबर है, लेमडा के बराबर है। और यहाँ पर दे रखा हुआ है इसका जोड़ 0, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा ए बी सी और ब्रैकेट में 0 प्लस 1 1 से गुणा करेंगे तो ये ए बी सी वैल्यू आ जाएगी, इसकी लेमडा की वैल्यू आ गई, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान इसका था कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ भी बहुत कठिन नहीं था। अगर आपको ये रिजल्ट याद रखना है, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटर का क्वेश्चन है, एबीसी से गुणा भाग करके ये प्रूफ किया जाता है, तो इसको आपको याद रखना। देखिए यहाँ से भी देखिए हिंट मिल रहा है, तो यहाँ से भी आप बना सकते हैं, एबीसी बाहर रहेगा, 1 अपान ए 1 अपान बी 1 अपान सी प्लस 1, ये इसका रिजल्ट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पीजीटी परीक्षा 2011 का है, ठीक है। तो सब इंटर लेवल के ज्यादातर क्वेश्चन है, बीएससी के भी क्वेश्चन है, इंटर के भी क्वेश्चन है, ज्यादातर इंटर क्वेश्चन, आप इंटर का और बीएससी लेवल का दोनों आपका बेसिक पढ़ लीजिए, इंटर लेवल थोड़ा ज्यादा पढ़िए, तो टीजीटी लेवल और एलटी लेवल का एग्जाम बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा है 78 है, इसको देखिए, ये क्वेश्चन सममित आव्यूह है। ये क्वेश्चन हमने अभी शुरुआत में ही, आपको याद होगा, शुरुआत में हमने सममित की प्रॉपर्टी बताई थी, तो वहां पर हमने बताया था डायगोनल का छोड़ दीजिए, डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, तभी वो सममित आव्यूह होगा। यानी
2x माइनस 3 बराबर हो जाएगा x प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करें, x इधर भेज देंगे, 2x माइनस बराबर x हो गया, 3 को उधर भेज दिया, 5 हो गया, x बराबर 5। इसका बी आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, एक लाइन का था, पीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। पहले तुमको लगता है बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते थे, है ना, इतना आसान क्वेश्चन है। आप नहीं तो आप क्या करोगे, कहोगे ए डैश बराबर ए, फिर डैश निकालोगे, ए बराबर लिखोगे, फिर तुलना करोगे, ये तो वही हो गई, है ना, बात हो गई कि मतलब लॉन्ग प्रोसेस हो गया। और हमें कंपटीशन बीट करना है तो इसका शॉर्टकट हमें पता होने चाहिए। तो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट और नीचे के एलिमेंट सेम होते हैं, बराबर करके सीधे एक्स की वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 क्वेश्चन है, अभिलाक्षणिक मूल निकालने इसके। ये क्वेश्चन अभिलाक्षणिक मूल का है। तो हमने बताया था इसके पिछले वीडियो में, जो इसके डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं इनका जोड़ यानी ट्रेस कितना आया, 7 आया। क्या आया, 7 आया। और यहाँ कह रहा है इसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा, कौन सा आइगन वैल्यू होगा। तो इसमें जिसका जोड़ हमारा 7 आ जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1 और 6 का जोड़ यहाँ 7 आता है, मैच तो यहाँ कर रहा है। कहीं और ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से -5 आएगा और यहाँ से -7 आएगा। तो एक ही ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ 1 और 6 का जोड़ 7 आ रहा है और यहाँ ट्रेस 7 आ रहा है, इसलिए हमारा ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला देखते हैं। लिखा है इस समीकरण को संतुष्ट करना है, x की वैल्यू चाहिए। ये क्वेश्चन अभी जस्ट हमने 2-3 क्वेश्चन इसी प्रकार के हमने लगवाए हैं, देखिए कैसे करते हैं इसको। ठीक है, सेम अगर C2 को और C3 को दोनों को हम C1 में जोड़ते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा, तीनों जोड़ दीजिए आपस में, तो x प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, x प्लस 6। यहाँ भी क्या आ जाएगा, x प्लस 6। ठीक है, यहाँ भी x प्लस 6 हो जाएगा। तो एक फैक्टर x प्लस 6 है, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर -6 इसका एक हल होगा। भाई x प्लस 6 बराबर अगर हम 0 कर दें तो x बराबर क्या मिलेगा, -6 मिलेगा। और -6 जहां जहां होगा वो आंसर तो होना ही चाहिए। एक यहाँ a में दिख रहा है, एक d में दिख रहा है, यहाँ -6 नहीं है, यहाँ -6 नहीं है, इसका मतलब b और c आंसर सीधे सीधे हमारा खारिज हो गया। ये क्वेश्चन तो इतने से तो हमको इतना पता चल गया कि c और b नहीं होगा। तो अब बचा कौन सा, a बचा और d बचा। इसको हम चेक कर लेते हैं। चेक करने का तरीका क्या है, जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ 1 1 हो गया कॉमन लेने के बाद। तो यहाँ देखिए 1 1 1 बचा, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा x प्लस 2, यहाँ 2, यहाँ 2 2 x प्लस 2। ये बचा कि नहीं बचा। ठीक है, इतना बात समझ में। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत ये है कि यहाँ पे एक काम करिए, इसको इसमें माइनस कर दीजिए, 1 2 2 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। आप R1 को R3 माइनस करेंगे तो 0 0, यहाँ से बचेगा x। सिंप्लीफाई कर लीजिए, सीधे इसका आंसर आता है x स्क्वायर, और पहले से हमारा फैक्टर था x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से तो x बराबर -6 आ गया। यहाँ x स्क्वायर जब बराबर 0 करोगे तो यहाँ x बराबर 0 दो आंसर निकलेंगे, तो 2 0 निकल रहा है और एक x बराबर -6 निकल रहा है। तो हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो -2 है ये इसका आंसर नहीं होगा, -2 इसका आंसर नहीं होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 81 क्वेश्चन है, ये तो हमारे पास ये बेसिक परिभाषा के हिसाब से है। इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिए, 2011 टीजीटी परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है ए त्रिभुजाकार है तो ए इनवर्स भी त्रिभुजाकार होगा। क्या लिखा है, ए अगर त्रिभुजाकार है तो ए इनवर्स भी त्रिभुजाकार होगा। इसका मतलब है अगर ए हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी हमारा ट्रायंगुलर होता है। तो ये हमारा सत्य है कथन। इसमें क्या लिखा, निम्न में से कथन सत्य है, तो पहला हमारा सही है। और क्या लिखा आगे, यदि ए कोई आदि हो तो एडजॉइंट ए बराबर ए डैश बराबर होता है एडजॉइंट है। तो ये हमारा जो बी आंसर है वो हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, ये बी आंसर हमारा गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट ए का जो डैश होता है वो होता है एडजॉइंट ए का होल डैश, ये होता है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए ए डैश यहाँ है नहीं, यहाँ पर अगर डैश होता तब ये सही होता। तो इसका मतलब बी हमारा गलत हो गया। यहाँ क्या लिखा है, ए तथा बी एन घात का कोई वर्ग अवयव है तो एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ बी, ये भी हमारा गलत है। रीजन, एडजॉइंट ऑफ ए बी जो बराबर होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी उलट जाता है, बी पहले आ जाएगा ए बाद में हो जाएगा। तो यहाँ ए पहले लिखा बी बाद में लिखा, इसका मतलब सी भी हमारा गलत है।
यहाँ लिखा उपरोक्त में सभी असत्य है, ये भी गलत है। सभी असत्य क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा एक करेक्ट है तो हमारा डी भी गलत हो जाता है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, सिर्फ ए और हमारा आंसर करेक्ट हो गया। तो इसमें देखिए हमारा क्या है, यहाँ क्या लिखा है, देखिए लिखा है ऑल द एबव इनकरेक्ट, ये गलत है। तो इन चारों ऑप्शन में सिर्फ ए हो जाएगा, है ना। ये इंग्लिश में लिखा है, ये हिंदी में लिखा है, दोनों की लैंग्वेज है, आप जिसमें समझ में आता है उसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 82 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है ए एक विषम सममित आव्यूह है, ए स्क्वायर भी सममित होगा। अगर एक कोई हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर सममित होगा। इसको हम देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है एक सममित विषम सममित आव्यूह है, तो इसका मतलब है ए डैश बराबर क्या होगा, माइनस ए होगा। क्लियर है। यहाँ चेक करना में ए स्क्वायर के बारे में, तो ए स्क्वायर कैसे चेक किया जाए, ए स्क्वायर का होल डैश करेंगे तो ये हो जाएगा ए डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है ए डैश बराबर क्या होगा, यहाँ से माइनस ए हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका 2 बार अगर गुणा करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर। इसका मतलब है ए स्क्वायर का डैश करने पे सेम मिल रहा है, इसका मतलब ए स्क्वायर हमारा सममित आव्यूह होगा। तो यहाँ पर ये बात एकदम सही लिखी हुई है कि अगर एक विषम सममित आव्यूह तो ए स्क्वायर क्या होगा, सममित आव्यूह। तो हमारा पहला पार्ट सही हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ए एक कोई विषम कोटि वाले विषम सममित आव्यूह का अनरेख सदैव क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और वो भी ऑड ऑर्डर की, ठीक है, तो उसका अनुरेख यानी ट्रेस जो होता है सदैव शून्य होता है। तो अभी हमने आपको इसके पहले भी बताया है कि कोई भी अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं सारे जीरो होते हैं। तो जब डायगोनल के एलिमेंट जीरो है तो ट्रेस 100% क्या होगा, उसका शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब यहाँ पर चेक कर लीजिए, यहाँ पर क्या दिया, ओनली वन, ओनली सेकंड, यहाँ पर लिखा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारा सी आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये यूपीपीएससी एलटी ग्रेड 2018 का क्वेश्चन पूछा गया था, ये थ्योरी बेस पर था, है ना। तो इस पर कैसे प्रूफ किया हमने, कैसे दिखाया, सारी चीजें हमने इस पर डिस्कस कर दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 83 क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि ए और बी कोई हमारे पास दो आव्यूह हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें देखना है कि कौन सा इसमें ट्रू है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं। ए बी का होल डैश बराबर लिखा है ए डैश बी डैश, ये गलत है क्योंकि ए बी का होल डैश बराबर होता है, ए बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश और ए डैश, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो गया। अगर आप सी को देखो तो ए बी का होल इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, ना कि ए इनवर्स बी इनवर्स। यानी ए बी का जो होल इनवर्स जो होता है वो होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये भी हमारा आंसर गलत हो जाता है। और डी आंसर हमारा सही नहीं होगा क्योंकि ए बी का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, ये होता ही नहीं है। अब बचा बी, तो ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, तो हमारा बी आंसर इसका करेक्ट हो जाता है। ये भी बिल्कुल थ्योरी बेस्ड था। और यहाँ पर यूपीपीएससी का ये कौन सा है, 2018 का एलटी ग्रेड यानी एलटी में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थ्योरी बेस पर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रत्येक वर्ग आव्यूह को व्यक्त किया जा सकता है हर्मिटी आव्यूह के रूप में। हर्मिशियन मैट्रिक्स गलत। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, ए थीटा बराबर ए, इसको हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो ही नहीं सकता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये भी नहीं हो सकता है। कोई भी अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कन्वर्ट कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। ये लिखा है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है किसी भी स्क्वायर आव्यूह को हम लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश बाई 2 और दूसरा लिख सकते हैं ए माइनस ए डैश बाई 2। तो ये हमारा सममित हो गया और ये हमारा विषम सममित हो गया। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक सममित और दूसरा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। इसमें लिखा नन ऑफ द अबव, तो ये गलत है क्योंकि एक सही हमारा, तो हमारा सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ये भी एलटी ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी विषम सममित अवयव का प्रत्येक विकर्णीय अवयव क्या होता है, 0 होता है। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, है ना। ये सब इसमें क्या है, किसी विषम सममित अवयव का प्रत्येक विकर्णीय यानी डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज बिकम्स 0। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये प्रॉपर्टी कई बार इस्तेमाल की गई है, तो इसको आपको दिमाग में रखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं सदैव शून्य होते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 86 क्या लिखा हुआ है,
86 में लिखा है 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1। ये देखिए सेम क्वेश्चन आ गया है। हमने बताया था इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन 1 प्लस, देखिए यहाँ होती है 1 एबीसी बाहर होगा, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। तो हमें पूछा गया ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स पूछा गया है, तो जाहिर सी बात ये जीरो नहीं हो, क्योंकि इनवर्स इसका तभी निकाला जा सकता है जब ए बी सी नॉन जीरो हो। तो ये तो जीरो नहीं होगा, तो फैक्टर हमारा कौन सा जीरो हो जाएगा, 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से तो ये इसको हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स बराबर -1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास -1, इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन हमने अभी इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन करवाया था, है ना, इसको देख लीजिए। आगे देखिए 87 क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। 87 क्वेश्चन हमारे पास है, ये लिखा हुआ a बराबर 1a01, यहाँ पर हमें चाहिए a की पावर n, है ना। इसका आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो चार ऑप्शन दे रखे हुए 1 2 3 4, कैसे चेक करेंगे इसका आंसर। यहाँ पर देखिए a की पावर n की वैल्यू 4 में से कोई ना कोई होगी, ठीक है। पहला, अगर हम n बराबर 1 पुट करते हैं तो a की पावर 1 बराबर a हो जाएगा। इसका मतलब है इन चारों में n बराबर 1 पुट करने पे जो भी हमारा आना चाहिए वो a आना चाहिए। तो देखिए n बराबर 1 पुट करते हैं तो 1a आ जाएगा, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर 1 दे रखा हुआ है, ठीक है। सी में देखिए यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये हमारा सेम मैच कर जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो मैच कर जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 1 तो भी मैच कर जाएगा। इसका मतलब 3 में हमें डाउट है, 3 में हमें डाउट है, तो हम यहाँ पर a स्क्वायर निकालते हैं। तो a स्क्वायर बराबर लिख सकते हो a इंटू ए। तो a बराबर हमारे पास क्या दे रखा हुआ है 1a01। दूसरा क्या लिखा हुआ है, इंटू में कर दीजिए, यहाँ पे प्रोडक्ट में 1a01, इसको आप मल्टीप्लाई करिए, दिस इंटू दिस करेंगे तो ये 1 और ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका इससे करेंगे तो a हो जाएगा 2a, इसका गुणा इससे करेंगे तो 1 और ये 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, इसका गुणा इससे करेंगे तो ये 0 और ये 1, ये आ गया, ये हमारे पास a स्क्वायर आ गया। अब आप क्या करिए, जो हमारे पास a की पावर n है, n की जगह पर 2 रखेंगे तो ये हमारे तीनों ऑप्शन में देखिए किससे मैच करता है। n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ देखिए a स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर क्या लिखा 2a लिखा है, तो हमारा बी आंसर भी खारिज हो जाता है ना। और यहाँ पर देखिए n बराबर अगर हम यहाँ पे अगर 2 रखें तो यहाँ 2a और यहाँ 2, यहाँ हो जाएगा 2a यहाँ 2, तो यहाँ क्या लिखा 2a 1, तो हमारा ये भी आंसर खत्म हो जाता है। बचा ये यहाँ पे n बराबर 2 पुट करिए 1 2a 0 1, ये देखिए ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो हमारा सी आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पुटिंग मेथड से ही हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 88 है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है a बराबर 1 3 3 4 दिया है, तो हमारे पास ये समीकरण दे रखा हुआ है, यहाँ से हमें k की वैल्यू निकालनी है। एकदम आसान क्वेश्चन, पीजीटी परीक्षा 2011 का है। a का जो गुणांक होता है k लिखा हुआ है, ये इसके ट्रेस के बराबर होता है। ट्रेस कितना है 1 और 4 1 5, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन का आंसर है, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस ये होता है ट्रेस a, ठीक है, इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई बराबर o, ठीक है, नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो a का गुणांक है माइनस के साथ में जो ट्रेस होता है, तो यहाँ पर जो k लिखा है ये ट्रेस है और ट्रेस यहाँ 5 है, तो k की वैल्यू सीधे क्या आ गई, इसकी 5 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये भी एक लाइन का क्वेश्चन, देखिए पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, इतना आसान क्वेश्चन था, एक लाइन का पेन भी उठाने की जरूरत नहीं इसमें, सीधे इसका आंसर 5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है a बराबर लिखा है 1 -1 2 0 2 -3, ये दिया हुआ है। इसकी वैल्यू क्या निकालना है, a इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तो इसका सूत्र होता है a इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है, इसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम यहाँ ऑपरेशन लगा देते हैं, 1 -1 2, ये 0 2 -3, ये 0, इसको 0 करने के लिए r1 को 3 से गुणा करके घटा देते हैं, तो ये 0 हो गया, 3 से गुणा किया 2 + 3 हो गया, ये 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 4 -6 -2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये माइनस का 4 और ये प्लस का 3, है ना, से रो कॉलम हटा दीजिए, ये -4 और ये प्लस का 3 हो जाएगा, है ना, यहाँ से, तो ये -1 आ गया। तो यहाँ पर हम रखेंगे इसका वैल्यू, तो -1 ये ऊपर जाएगा -1, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ये आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक प्रॉपर्टी थी, इसको आपको याद रखना है, उसी से हमारा जो है
ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकल आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 90 क्वेश्चन है। देखिए 90 क्वेश्चन में ये पिछले लेक्चर में हमने बताया था, सेम क्वेश्चन वही आ गया। इसका जो ट्रेस है यहां से निकलेगा a प्लस बी प्लस सी, ये ट्रेस है इसका, ये क्या है, ट्रेस है। और इसमें से 3 आइगन वैल्यू दिए हैं, जिसका जोड़ a प्लस बी प्लस सी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। सीधे डी आंसर दिख रहा है, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी आंसर आ रहा है, बाकी इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 90 क्वेश्चन बहुत आसान था, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था। ये हमारा यूपीपीएससी जो है एलटी गेट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 91 क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये तो सेम क्वेश्चन है, इसके पहले भी हमने क्वेश्चन बताया था। अगर हम C2 को और C3 को C1 में जोड़ दें तो हमारे पास एलिमेंट आ जाता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बाकी यहाँ क्या है, हमें उससे मतलब नहीं है, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये तीनों की जगह पर 0 0 0 हो जाता है। यहाँ क्या है, हमें उससे मतलब नहीं है। किसी भी सारणिक में जो है एक रो या एक कॉलम के सारे अवयव 0 हो जाते हैं तो उसका मान सदैव क्या होता है, 0। इसका डायरेक्ट आंसर, इसका डी आंसर हो जाएगा 0। ये पीजीटी परीक्षा 2011 का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 92 क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं पहले कौन कौन सही है। पहला तो हमारा बी आंसर सही है इसका, क्योंकि ए डैश का होल डैश जो है दोबारा डैश करेंगे उस पर, यानी ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांस करेंगे तो वही आ जाएगा, ये आंसर सही है। क्या लिखा, ए बी का होल पावर एन लिखा, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन, वेयर ए बी कम्यूट लिखा है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि कम्यूट ना होता तो ये उल्टा हो जाता है, बी की पावर एन इधर होता, ए की पावर एन उधर होता। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, इसको देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे ये वाला देख लीजिए, इसको अगर मल्टीप्लाई करें हम यहाँ पर, तो a को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको देखिए a इंटू आई बराबर a हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और i इंटू आई स्क्वायर यानी i हो जाएगा। इसका इससे करते हैं तो माइनस का हमारे पास a आ जाएगा, तो ये बराबर नल, यहाँ नल मैट्रिक्स आ जाएगी। तो यहाँ लिखा a स्क्वायर, a और माइनस a हो जाएगा नल मैट्रिक्स, माइनस i बचेगा i। तो देखिए ये भी हमारा सत्य है, तो बचा एक ही ऑप्शन हमारा डी, ये ए वाला बचा, यही हमारा गलत है। इन चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन गलत है, तो इसमें पूछा गया कौन सा इनकरेक्ट है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो इस पर हम टिक लगाएंगे। ठीक है, ये पीजीटी में ये पूछा गया, पीजीटी का क्वेश्चन है, ये 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन लिखा है, आई प्लस ए की पावर 100, क्या लिखा है, आई प्लस ए की पावर 100 लिखा है। तो यहाँ पर ए आइगन वैल्यू जो ए के हैं वो क्या दे रखे हैं, 1 -1 0। तो ए के आइगन वैल्यू लिखे हैं 1 -1 0, 3 है, तो ए की पावर 100 के कितने होंगे, 1 की पावर 100 माइनस 1 की पावर 100 और 0 की पावर 100, इसका आंसर आ जाएगा 1 1 0। ठीक है, अब हमें चाहिए i प्लस ए की पावर 100 के आइगन वैल्यू। तो आपको पता है i के डायगोनल में 1 1 1 होते हैं, तो इसमें सब में 1 1 जोड़ दीजिए, तो ये 1 जोड़ेंगे 2, यहाँ से 2, यहाँ से 1। पूछा गया है इसका डिटर्मिनेंट मान पूछा गया, तो इसका डिटर्मिनेंट होगा इसके आइगन वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर। तो यहाँ आइगन वैल्यू पहला 2 है, दूसरा 2 है 1, ये 4 आएगा। तो इन 4, इसमें 4 नहीं है। ठीक है, इसमें 4 नहीं है, ये इस क्वेश्चन इनकरेक्ट है। ठीक है, इसका 4 आएगा, तो ये इसको करेक्ट कर लीजिए, इसका जो है, इसका जो आइगन, इसका जो मान है वो 4 आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है, ये 2018 में पूछा गया अल्टीमेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 95 क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉलोइंग द मैट्रिक्स डज नॉट हैव इनवर्स। तो हमको पता है कोई भी मैट्रिक्स इनवर्स का एग्जिस्ट कब होता है, जब उसका सारणिक मान 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए किसका किसका सारणिक मान 0 आ रहा है, देखिए यहाँ से जब इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पर पूछा गया किसका इनवर्स नहीं होगा, तो जिसका 0 हो जाएगा वही नहीं होगा। ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 माइनस 2 क्या होगा, 0, ये इसका आंसर हो गया। बाकी सब 0 नहीं आएगा, 2 दूनी 4 1 3 आ रहा है, नहीं हुआ। यहाँ से 1 और माइनस 3 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, तो सिर्फ यही इसका डिटर्मिनेंट 0 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। इसी का इनवर्स नहीं निकलेगा, टीजीटी परीक्षा 2004 में क्वेश्चन पूछा गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है 96 यहाँ लिखा 3/3 अवयव के प्रत्येक अवयव को 3 से गुणा कर दिया जाए तो नई सारणिक का मान हो जाता है, यानी 3a का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 3 की पावर यहाँ 3 हो जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा, तो यहाँ 27 आएगा, तो 27 गुना हो जाएगा 27, ये वाला आंसर हो जाएगा सी का। ठीक है, ये टीजीटी परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू k दे रखी हुई है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए R1 से क्या कॉमन हो रहा है, 2, क्या कॉमन हो रहा है 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचा 3a, यहाँ बचा b, यहाँ c, यहाँ बचा 3m, यहाँ बचा n, यहाँ p, यहाँ 3x, यहाँ y और यहाँ z। अब आप देखिए C1 से अगर 3 कॉमन ले लीजिए तो बाहर हो जाएगा 3 दूना 6 a m और यहाँ पे हमारे पास x b n y और c p z, और इसकी वैल्यू पहले से दे रखी हुई यहाँ पर a b c m n p x y z, इसकी वैल्यू k दे रखी हुई है, तो ये 6k इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये पीजीटी परीक्षा 2004 का क्वेश्चन है, सिर्फ कॉमन लेने वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई दम नहीं थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 98 क्वेश्चन देख लीजिए। 98 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्या मिनट बचा, 94 वाले फिर से चेक करो। चलिए 98 क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको पहले आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसकी प्रॉपर्टी लगा लीजिए। यहाँ पे 1 1 1, आप क्या करिए R1 को R2 में माइनस कर दीजिए, 0 हो गया, x हो गया 0 हो गया। इसके बाद R1 को R3 में माइनस कर दीजिए, 0 0 और ये हो गया y। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, रो कॉलम से हटा दीजिए, इसको x y आ गया, क्या आ गया x y, तो ये बराबर है x y के। तो यहाँ पे लिखा है कि डिविजिबल बाई नाइदर x और नार y, तो हमारा a खत्म हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं, गलत है। डिविजिबल बाई बोथ x एंड y, ये बी आंसर हो गया। यहाँ लिखा डिविजिबल बाई x बट नॉट y, गलत है। डिविजिबल बाई y बट नॉट x, ये भी गलत है, ये भी गलत, इसका बी आंसर करेक्ट हो गया। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, सिंप्लीफाई करिए, उसके बाद आंसर लगाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ 99 क्वेश्चन दे रखा हुआ है। ये 99 क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में हमने इसको समझाया था। एक क्वेश्चन हमारे पास और दे रखा हुआ है, यहाँ 100 क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन ये 99 हो गया। इसका प्रॉपर्टी आप लोग करना है, ये हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन क्या करिए, डिटर्मिनेंट इसका बराबर क्या कर दीजिए, इसका 0 कर दीजिए, है ना। देखिए किसके लिए इसका मान 0 आ रहा है, तो यहाँ पर a और b का एक रिलेशन मिलेगा, तो इसमें से आपको मैच करना होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में, पिछले पार्ट में हमने बताया था, तो यहाँ पर बस इतना ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आप देखिए, अगर नहीं देखा तो पिछले पार्ट में देखिए, इसमें हमने इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। वहां पर यहाँ पर आया था a प्लस बी बराबर 3 आया था, तो इसमें 3 जिसका जिसका आंसर था, यहाँ 1 और 2 3 आ रहा है, यहाँ देखिए यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, तो ये 3 ऑप्शन नहीं होगा, इसका सी आंसर इसका करेक्ट था वहां पर। ठीक है, हमने वहां पर इसको सॉल्व कराया था। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ये रिजल्ट आता है a प्लस बी बराबर 3, तो जिसका जिसका a और b का जोड़ 3 आएगा तभी इनवर्स नहीं निकलेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका इसमें इनवर्स नहीं निकलेगा, इसमें नहीं निकलेगा, इसमें नहीं निकलेगा, तो यहाँ यूनिक सोल्यूशन के लिए सिर्फ सी ही केस इसका संभव था। ठीक है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। ओमेगा की वैल्यू आपको रखना है, पुट करना है, बस सिंपल से इसका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है।